तो मेवाड़ के इतिहास के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार, जहां से सवाल बन सकते हैं। और 50 क्वेश्चन कम नहीं होते साहब, बहुत होते हैं मेवाड़ के इतिहास के लिए, है ना। तो बिल्कुल करें शुरुआत अपन लोग, चलिए राम राम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, जरा देखिए, यहां से सवाल बनता है। कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था। सबसे पहले हमारे पास एक शब्द है नाथा। देखिए, आपने गोविंद का मंडन का नाम सुना होगा। मंडन जो महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था, महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी, और महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी का नाम मंडन था। इसमें से एक इनका भाई था, और भाई का नाम क्या है, नाथा। भाई का नाम क्या है, नाथा। और ध्यान रखें, नाथा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम वास्तु मंजरी है। कई बार यहां से पूछता है वो आप लोगों से। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करेंगे तो हमारे पास मंडन का एक पुत्र है, उनका नाम है गोविंद। यहां से भी सवाल बनता है, मंडन का पुत्र का नाम क्या है, गोविंद। बेटा मैं साइड में हो जाता हूं। और इनकी 3 रचनाएं, हम लोग कहेंगे, नमस्ते नमस्ते, कि हम लोग कहेंगे कि गोविंद द्वार में आके, यानी गोविंद द्वार में आके द्वार दीपिका, द्वार में आके द्वार दीपिका। फिर हम लोग बात करेंगे कला निधि। कौन सी बेटा, कला निधि। और तीसरा हम लोग बात करेंगे उद्धार धोरणी। तो हमारे पास कितनी रचनाएं हो गई, 3 हो गई, कला निधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका। ये गोविंद की रचना है, कई बार आपसे पूछता है, तो आप याद करने का तरीका भी देख ले कि गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। लाइन लिख ले, नमस्ते बेटा, ये लाइन लिख ले, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो, ठीक है, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। ये योगेश्वर और विष्णु भट्ट है, ये आपके मोकल के दरबार में थे। तो आप लोगों के उत्तर ये बनेगा। अच्छा प्रश्न है, विशेषकर नाथा की रचना पूछ सकता है, या आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था, मंडन, या मंडन के पुत्र है गोविंद, उनकी 3 रचनाएं देख के आपसे पूछ सकता है कि रचना किसकी, निम्न में से कौन सी रचना इनकी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की। आपको एक इसमें से ग्रंथ देखना है और उस ग्रंथ का चयन करना है आप लोगों को कि इनमें से एक रचना वो है जो महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई। महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई कौन सी रचना है, जरा सुनिए। देखो, संगीत राज से आपके बड़े सवाल बन सकते हैं, ये आप उत्तर दीजिए। संगीत राज, संगीत राज है वो 7 भागों में विभाजित है। सॉरी, माफी चाहूंगा, 5 भागों में। कभी भी आपसे पूछे संगीत राज कितने भागों में, आप लोग कहेंगे गुरुदेव 5 भागों में है। 5 भाग हैं इसके, और 5 भागों में कौन कौन से, देखो हम एक बात बताएं कि आप लोगों को नाचेंगे, नाचने को बोलते हैं नृत्य। गुरुजी गाएंगे, गाएंगे को बोलेंगे गीत। गुरुजी बजाएंगे, बजाने को अपन क्या बोलेंगे, वाद्य। तो ये हमें पाठ का रस मिलेगा। यानी ये मैंने लाइन लिखी है ना कि गाए, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। अब यहाँ पे नृत्य है ना, आप सबके आगे रतन कोश जोड़ दीजिए, यहां भी जोड़ दीजिए, यहां भी जोड़ दीजिए, यहां भी जोड़ दीजिए। ये संगीत राज के 5 भाग हैं। हम नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। यानी नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। और ध्यान रखें, कभी आपसे पूछता है कि ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रंथों का सिरमौर। तो ध्यान रखें आप लोग कि ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो ग्रंथों का सिरमौर संगीत राज ही कहलाता है। आपसे पूछा है कि नहीं है रचना, तो आप उत्तर देंगे संगीत रत्ना का ये सारंग देव की रचना है, बाकी सभी रचना महाराणा कुंभा की है। तो आपका आंसर ये बनेगा। तो संगीत राज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, संगीत ध्यान रखेंगे। संगीत राज 5 भागों विभाजित है, 5 भाग मैंने आपको बताए हैं। और ध्यान रखें कि ग्रंथों का सिरमौर आपसे पूछे तो आजकल ग्रंथों का सिरमौर पूछ सकता है, तो आप उत्तर देंगे सर ग्रंथों का सिरमौर है वो कौन सा ग्रंथ कहलाता है, संगीत राज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। अच्छा प्रश्न है मिलान करने वाला, और जो मैंने पढ़ा है उन्हीं से प्रश्न आप लोगों को यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। देखिए गोविंद, मैंने अभी बात कर रहा था कि गोविंद की 3 रचनाएं, गोविंद की 3 रचनाएं, गोविंद द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरणी। तो आप गोविंद को कर दीजिए भाई द्वार दीपिका से, ओके गुरुजी। और मंडन का जो भाई है नाथा, है ना, वो उसकी रचना है वास्तु मंजरी, है ना भाई। और कुंभा की रचना संगीत राज है, मंडन की रचना देव मूर्ति प्रकरण है। अब आप देख लीजिए क्या उत्तर बनेगा हमारा। 1 में 2, तो ए में 2 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में 1 या 2 पकड़ने से ऐसे प्रश्नों को, नमस्ते भाई नमस्ते, ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं।
और ये जरूर ध्यान रखेंगे, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को, कि ये संगीत राज है। ये संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? आप रट लीजिए सर, 5 भागों में विभाजित है। फिर आप लोग कहेंगे गुरुदेव कि संगीत राज के 5 भाग, और मैंने आपको बताया है कि हम गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे और तो ही पाठ का रस मिलेगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, संगीत राज, अब इसे 3 सवाल बनते हैं संगीत राज से। नंबर 1, पहला सवाल बनता है, वो बनता है सर ये संगीत राज है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है, ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। लाइट ऑन कर देना। हम इसे क्या कहते हैं? ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं, है ना। और दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि ये संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? आप कह दें गुरुजी 5 भागों में है ना। और कोई मालूम नहीं है, वो आपसे इनके भाग पूछ सकता है। तो आपको एक ही ध्यान रखना है, गुरुजी गाएंगे, गाएंगे यानी गाएंगे, गाएंगे गीत, नाचेंगे नृत्य, बजाएंगे वाद्य, तो ही पाठ का रस मिलेगा। सबके आगे आप रतन कोश जोड़ दीजिए, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। यानी गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। बोलिए, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। तो ये अच्छा प्रश्न है ना। तो मंडन भाई, मंडन का बेटा है गोविंद, और ये ध्यान रखें मंडन का भाई है, उसका नाम नाथा है, ये ध्यान रखें। घाघरों का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सवाल देखिए, घाघरों का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बिल्कुल देखो, घाघरों का युद्ध। अब बेटा घाघरों का युद्ध ध्यान रखेंगे, ये युद्ध लड़ा कब गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1519 में। 1519 ईस्वी को समय था, और ये युद्ध घाघरों में लड़ा गया। इसका मतलब राजस्थान का हमारा ये मानचित्र है, मानचित्र यहां हमारे पास मेवाड़ है, और मेवाड़ के इधर चलेंगे हमारे पास, तो यहां हमारे पास घाघरों पड़ता है, और घाघरों मेवाड़ मालवा के चिपटा हुआ है। अब सीधी सी बात है गुरुजी, ये युद्ध घाघरों में हो रहा है ना, तो इसका मतलब मेवाड़ और मालवा के मध्य हो रहा होगा। तो मेवाड़ के राजा हैं, उनका नाम महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा है। और मालवा का है गुरुदेव, उनका है महमूद खिलजी। लेकिन बेटा ध्यान रखें, महमूद खिलजी भी 2 मिलेंगे आप लोगों को। एक जो मिलता है आप लोग पढ़ते हैं, वो महाराणा कुंभा पढ़ते हो तब मिलता है आपको सारंगपुर के युद्ध में, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। और याद रखेंगे आप लोग कि ये दूसरी बात, दूसरा वाला पूछेगा तो यहां पे महमूद खिलजी द्वितीय है। सारंगपुर के युद्ध में प्रथम था, ये द्वितीय आएगा। तो महमूद खिलजी प्रथम नहीं, प्रथम नहीं आएगा। महमूद खिलजी द्वितीय, बिल्कुल महमूद खिलजी द्वितीय, और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसे महाराणा सांगा की विजय हुई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रथम मत कर देना। प्रथम जो है वो महाराणा कुंभा के समय हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, वो आपके प्रथम है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। यानी महाराणा सांगा के द्वारा 5 लड़ाइयां लड़ी गई, है ना। 1517, 1518, 1519, है ना, और 1526, 1527। यहां हमसे बात कर रहा है बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, है ना, और घाघरों का युद्ध। तो आप इसका मिलान कीजिए, क्या बनेगा आप लोगों का? अच्छे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के, सही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए हम बात करेंगे हमारे पास में बयाना का युद्ध, घाघरों, ये हमारे पास खातौली का युद्ध, ये 1517 में लड़ा गया। ओके गुरुजी। घाघरों का युद्ध ये 1519 में लड़ा गया। और ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, बयाना का युद्ध की तिथि ध्यान रखना आप लोग। आप कहेंगे सर 16 फरवरी, 16 फरवरी और 1527 को, 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। और इसके 1 महीना और 1 दिन बाद, 1 महीना और 1 दिन बाद, 1 महीना और 1 दिन बाद खानवा का युद्ध हुआ। ऐसे याद रखेंगे, ये हमारे पास 16 फरवरी है, 1 महीना और 1 दिन, इसका मतलब हमारे पास बन रहा है 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। तो 17 मार्च 1527 को ये हमारा खानवा का युद्ध हुआ। तो बयाना का युद्ध और खानवा के युद्ध में 1 महीना और 1 दिन का अंतराल है, जरूर ध्यान रखें आप लोग। अगर हमारे पास बयाना का युद्ध है वो 16 फरवरी को हुआ, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च को हुआ। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि सर 1 महीना और 1 दिन बाद हुआ, है ना। तो आप मुझे रिपीट कर देंगे एक बार, बताइए बयाना का युद्ध कब हुआ? बताइए बेटा, बयाना का युद्ध कब हुआ और खानवा का युद्ध कब हुआ? आप पहले तो ये कहेंगे गुरुजी 1 महीना और 1 दिन का अंतराल है,
यानी एक युद्ध 16 फरवरी को हुआ तो दूसरा युद्ध 17 मार्च को हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम राम। तो हम कह रहे वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है। आपसे महाराणा कुंभा का वाद्य यंत्र पूछ सकता है आप लोगों से कि बताइए महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? महाराणा कुंभा का वाद्य यंत्र, तो महाराणा कुंभा का वाद्य यंत्र, महाराणा कुंभा के वाद्य यंत्र की बात करें तो ध्यान रखें आप लोग, वो वीणा है। महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र पूछेगा तो आप लोग कह देंगे वीणा। महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तो वे कौन सा, ध्यान रखें आप लोग बेटा, वीणा है महाराणा कुंभा का। अब कह रहा है कि अरबी ताशा कब शामिल किया गया? तो सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित के बाद, यानी बयाना का युद्ध कब हुआ आपको सबको मालूम है, आराम से आप बताएंगे, आंसर ये बनेगा। और आप बयाना का युद्ध, फिर एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करने जाऊंगा कि ये 16 फरवरी को हुआ बेटा, 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। और इसके एक महीना और एक दिन बाद, यानी खानवा के युद्ध की बात करें, है ना, खानवा के युद्ध की बात। बेटा क्लास आपको क्वालिटी सही नहीं आ रही क्या? आप तक क्वालिटी का कोई इश्यू थोड़ी है ना। तो एक महीना और एक दिन बाद है वो आपके कौन से युद्ध होगा? खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न आपके बनेगा। और आपसे पूछे महाराणा कुंभा है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, कौन से वाद्य यंत्र के शौकीन थे? आप लोग कह देंगे वीणा के थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच में रहा कि राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। कौन से युद्ध की बात कर रहा है? खानवा युद्ध की बात कर रहा है। तो खानवा युद्ध में आप लोगों को जो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि खानवा का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ। तो आपको एक बात तो मैंने बताई दी कि साहब हमारे पास बयाना का युद्ध है, तो ध्यान रखना उसके एक महीना और एक दिन बाद, यानी 17 मार्च 1527 को हमारे पास खानवा का युद्ध हुआ। ये खानवा कहाँ है? भरतपुर जिले में है। और भरतपुर जिले में यहां से एक नदी निकलती है अलवर से, और उस नदी का नाम है रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल नदी के किनारे ये कौन सा मैदान है? खानवा का मैदान है। और बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ। तो ये कहते हैं कि सलदी तंवर था, उस सलदी तंवर ने अंतिम समय में अपना पलड़ा बदल लिया। तो आपका यहां क्या आएगा? सलदी तंवर। ये ध्यान रखें। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि बताइए ये खानवा का युद्ध है, इसमें सांगा का सेनापति कौन था? ऐसे सवाल बनता है बेटा आपका, सांगा का सेनापति कौन था? तो आप कह देंगे गुरुदेव असन खा मेवाती है ना, ये महाराणा सांगा का सेनापति था। कौन? असन खा मेवाती, है ना, मेवात के थे। और गुरुजी इनका जो छत्र है वो छत्र जो धारण किया वो झाला अज्जा के द्वारा धारण किया, है ना। और इन्हें घायल अवस्था में 80 घाव आ गए थे इनके। तो खानवा के युद्ध से इन्हें जो लेके आए मैदान से बसवा दोसा में, वो ध्यान रखें आप, घायल अवस्था में, यह पूछा गया सवाल है कई बार, घायल अवस्था में, कौन सी अवस्था बेटा? घायल अवस्था में। घायल अवस्था में इन्हें बसवा दोसा लेकर आया, उनका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है? पृथ्वीराज। यानी पृथ्वीराज आमेर के थे, पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा ये आमेर के थे, तो बसवा दोसा लेके आए। और ध्यान रखें ये बसवा दोसा है, यहीं पे महाराणा सांगा का एक चबूतरा बना हुआ है। बेटा चबूतरा बना, छतरी नहीं कहेंगे, छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आएगी, है ना। तो 80 घाव आ गए तो भी युद्ध लड़ा और मूर्छित अवस्था में हो गए। तो लगा कि यहां से निकलना चाहिए, तो यहां से सैनिक है जो लेके निकले, तो इनका छत्र धारण किया, राजा पहचान ना जाए। तो आप लोग कह देंगे गुरुजी ऐसा है कि इन्हें घायल अवस्था में कौन लेके आया, है ना। हमारा गांव है उससे मात्र 10 किलोमीटर दूर पड़ता है बसवा, है ना। तो बसवा दोसा में इन्हें लाया गया। और यहाँ पे महाराणा सांगा छतरी नहीं है, यहाँ पे चबूतरा है। छतरी कहाँ है बेटा? मांडलगढ़ में। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सलदी तंवर है जो अंतिम समय में क्या कर गया? विश्वासघात कर गया। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, है ना, महाराणा प्रताप से अब की बात, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी, है ना। जरा सुनिए आप लोग, देखिए हमारे पास यहां पे बात करेंगे हम लोग कि महाराणा आपके महाराणा, हम उदय की बात करें, महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह की कई पत्नियां हैं। जैसे अपन लोग बात करें, एक पत्नी का नाम है बेटा जयवंताबाई। क्या नाम है? जयवंताबाई। एक पत्नी का नाम है जयवंताबाई, है ना, जयवंताबाई। अब जयवंताबाई है और दूसरी का नाम है धीरबाई। क्या नाम है? धीरबाई है ना।
और तीसरी के नाम हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखें सजनाबाई है। क्या नाम है? सजनाबाई। अब इनके गर्भ से, जयवंताबाई के गर्भ से तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, यानी इनके गर्भ से प्रताप सिंह जन्मा। धीरबाई के गर्भ से जगमाल जन्मा। कौन? जगमाल। और ध्यान रखें सजनाबाई के गर्भ से शक्ति सिंह जन्मे। तो तीन पुत्रों की बात कर रहा हूं, तीनों का रोल है इसलिए तीनों की बात करें। पुत्र तो और भी है लेकिन तीनों का रोल नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ रहे उसको। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो जगमाल है इसे महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अंतिम समय में घोषित कर दिया तो भाई गद्दी पे जाके बैठ गया, पिता के दाह संस्कार में नहीं पहुंचा। फिर आए और महाराणा प्रताप जी का राज तिलक किया, जगमाल को यहां से भगाया गया। तो जगमाल सीधा सीधा कहां गया? अकबर की शरण में गया। ये जगमाल कहां गया? अकबर की शरण में। नाराज हुआ और अकबर की शरण में चले गया, अकबर की शरण में। अब अकबर तो यही चाहता है कि भाई घर का भेदी आए लंका ढाए और कुछ लालच तो देगा ताकि इसे देखेंगे, देखो वो अकबर की शरण में गया है तो हमें भी जाना चाहिए, है ना, उनको वो मिला है तो हमें मिलेगा। तो प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? अकबर की सेवा में जाने का। बेटा समझ रहे हो? तो ये अकबर की सेवा में गया तो ध्यान रखें आप, अकबर ने इन्हें तीन चीजें दी, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, एक नहीं तीन दी गई। जरा देखिए आप लोग, ये पूछता है कई बार अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा क्या दिया गया? नंबर एक, पहले आप कहेंगे गुरुजी एक तो जाजपुर की जागीर दी। कहां की? जहाजपुर की। बिल्कुल ऐसे याद रखना, गुरुदेव जाजपुर की जागीर दी। नंबर एक, जाजपुर की जागीर। भाई जागीर दे दी, वहां के छोटा सा घाव दे दिया। फिर इन्होंने और ले भैया तू, लेकिन ये रहे हमारे पास, आंधी की जागीर दी, है ना, और तुझे महाराणा प्रताप ने राजा नहीं बनने दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको सिरोही का आधा राज्य दे रहा हूं। कौन सा राज्य दे रहा? सिरोही का आधा राज्य। तो सिरोही का आधा राज्य भी इनको दिया गया, सिरोही का आधा राज्य दिया गया। और ध्यान रखें जब सिरोही का राजा भी तो ये कहेगा भाई मेरा आधा राज्य कैसे दे दिया, तो अब लड़ाई भी होना जरूरी है। तो 1583 में एक लड़ाई हुई जिसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं। बेटा 1583 में एक लड़ाई हुई जिसे क्या कहते हैं? दत्तानी का युद्ध कहते हैं, दत्तानी का युद्ध। तो दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1583 में हुआ। और इसमें ये जगमाल है, इसे जगमाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जगमाल की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमारे पास में यहां पे कौन जाएगा? हम लोग कह देंगे जगमाल जाएगा, है ना। और ये शक्ति सिंह जी का नाम सुनोगा आपने, इनकी जो बेटी किरणबाई का कभी नाम सुनाओ तो किरणबाई बहुत बहादुर थी, अकबर को भी उन्होंने एक बार तो दहला दिया था। तो वो किरणबाई शक्ति सिंह की बेटी थी जिनका विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था, बीकानेर वालों के साथ। तो ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आगे बढ़े अपन, बातें समझ में आ गई आप लोगों के? आरडीएक्स साहब, शर्मा जी बातें समझ रहे आप लोग? पूनम जी क्लियर? अच्छी तरीके से आप पढ़ते चलेंगे, जहां भी हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलें। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे महाराणा प्रताप जी के? भाई महाराणा प्रताप जी के सेनापति तो हमें पता है कि सेनापति कौन कौन है, लेकिन यहां हमसे किसकी बात कर ली? चंदावल सेना की बात कर ली, है ना। तो जरा सुनिए आप लोग, देखिए ये आपको मालूम है, दो बातें जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग कि हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी की बात करेंगे, ये महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति था। आप अपना उत्तर दीजिए अगर पहचान पा रहे हो तो। प्रधान सेनापति था। और कभी इनका मकबरा आपसे पूछा जाए कि बताइए हकीम खां का मकबरा कहां है, तो आप लोग कह देंगे सर इनका मकबरा खमनोर में है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। और कृष्णदास चूड़ावत, इनका भी ध्यान रखें, जब महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था तो इनके जो तलवार बांधी थी, इनके तलवार बांधी थी, तलवार बांधने का जो काम किया था वो कृष्णदास चूड़ावत ने किया था। ये ध्यान रखें आप लोग। हम लिखेंगे महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय तलवार बांधी, राज तिलक के समय, महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय तलवार बांधी, तलवार बांधी, महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय तलवार बांधी। तो आपके ए बी सी ये आपका पॉइंट बनेंगे, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये या शामिल होंगे। डी ये आपके हकीम खां सूरी है, ये प्रधान सेनापति थे, ये जरूर ध्यान रखें। और महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ, तो राज तिलक हुआ तो उस समय जो इनके जो हम कहेंगे तलवार बंधाई की रस्म की गई थी वो कृष्णदास के द्वारा की गई थी। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहला काम, अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपने चूक कर दी जल्दीबाजी में तो आप 2-4% क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाएंगे। जरा सुनिए, सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए किसकी बात कर रहा है? हराया।
हराया तो फिर आंसर अलग आएगा, और हारा तो आंसर अलग आएगा, है ना। हाँ, अब जरा देखिए, बयाना का युद्ध मैंने पहले कहा है, कब हुआ था? 16 फरवरी को। गुरुदेव 16 फरवरी को हुआ, 16 फरवरी 1527 को। और इसके बेटा 1 महीना और 1 दिन बाद, कितने? 1 महीना। अब जोड़िए आप लोग, 1 दिन जोड़ा तो हमारे पास 17, महीना जोड़ा तो मार्च, 17 मार्च 1527 को, यही है। अब आपको मालूम है कि खानवा के युद्ध में तो महाराणा सांगा पराजित हुए थे बेटा, तो ये 17 मार्च 1527 को हुआ, ये तो खानवा का युद्ध हुआ, और यहां खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हुआ। क्या हुआ? सांगा पराजित हुआ। तो खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हुआ, और बयाना का युद्ध था, इसमें बुरी तरीके से सांगा की सेना ने मुगल सेना को, सांगा की विजय हुई, है ना। सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे बेटा, खातोली का युद्ध, बांडी का युद्ध, है ना, गागरुण का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। क्लियर? तो बातें समझ में आ गई आप लोगों के? तो ध्यान रखें कि एक ही युद्ध में हारे थे, एक ही युद्ध था उसमें हारे थे। नंबर 1 सुन लीजिए कि पहले खातोली का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बांडी का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गागरोन का युद्ध लड़ा, महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। बयाना का युद्ध लड़ा, बाबर की सेना को पराजित। अंतिम युद्ध था वो सांगा, वो हार गए। तो हमारे पास यहाँ पे बयाना का युद्ध आएगा। दोनों के दोनों हैं, वो भरतपुर में है, और 1 महीना और 1 दिन के अंतराल में 2 युद्ध हुए हैं। एक 16 फरवरी 1527 को हुआ है, तो एक 17 मार्च 1527 को हुआ है। क्लियर बेटा? आपको स्पीड वगैरह कम ज्यादा मुझे बता देना है, मेरे हिसाब से ये एवरेज है ना। और क्वेश्चनों को हम लोग पूरा कवर कर ही रहे हैं, यहां से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तैयारी आपने करी ली, पढ़ा आप लिए, उसका रिवीजन के तौर पे हम लोग अध्ययन करेंगे। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बताइए। आपको मालूम बेटा, स्पीड कम ज्यादा मुझे बता देना है कि महाराणा सांगा के द्वारा एक प्रथा का प्रयोग किया गया था, आपको मालूम होगा, पाती परभन प्रथा। कौन सी बेटा? पाती परभन प्रथा। उत्तर दीजिए। पाती परवन, पाती मांगना नहीं, पाती परवन। ये पाती परवन प्रथा क्या होती है? पाती परवन प्रथा, पाती परवन प्रथा ये क्या होता है कि अपने आसपास के जो राव है, राव एवं राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता था, राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, राजाओं को आमंत्रित किया जाता था कि आप आइए और हम सब मिलके किसी भारी शक्ति के साथ एक साथ हम युद्ध लड़े, है ना। और ये पातीवर परवन प्रथा का प्रयोग करने वाला अंतिम हिंदू राजा महाराणा सांगा था। क्या कहा बेटा? अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा। कभी आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू राजा था पाती परवन का, वो महाराणा सांगा था। सांगा के द्वारा पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया। इसीलिए हमें ध्यान रखें कि हिंदुओं की परंपरा पे चलने वाला शासक कहते हैं, हम इन्हें हिंदू पथ कहते हैं। महाराणा सांगा क्या कहते हैं? हिंदू पथ कहते हैं। इसी कारण से तो खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक, अब बेटा 2 बातें पूछेगा आप लोगों से। यहां पे हमारे पास राव गंगा है और यहां पे हमारा राव मालदेव है। ये राव मालदेव राजकुमार है, राजा नहीं है ये राव मालदेव क्या है? राजकुमार। अगर कभी पूछे आप लोगों से कि बताइए भाग किसने लिया, तो सेना लेके जो गया भाग लिया, वो कौन गया? राव मालदेव। यानी सेना लेके जो गया वो कौन गया? राव मालदेव गया। राव मालदेव गया था सेना लेके, लेकिन उस समय राजा कौन था? तो राजा की बात करेगा राव गंगा। क्या मेरी बातों को समझ पाए आप लोग कि आपसे क्या पूछा है? राजा था। यहां क्या पूछा है? शासक कौन था? तो आप कहेंगे राव गंगा। यहां पूछता कि युद्ध में भाग लेने के लिए कौन गया, तो आप उत्तर देते यहां पे राजकुमार, राव मालदेव। दोनों सवाल अपने आप में अलग अलग है बेटा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, भाग लेने कौन गया? बेटा गया। राजा कौन था? तो बात राजा करेंगे, तो राजा कौन था? तो आप लोग कह देंगे राजा था गुरुदेव राव गंगा। भाग लेने के लिए गया तो आप लोग कह देंगे राव, ये ध्यान रखें आप लोग, मालदेव राजकुमार थे। दोनों में फर्क देख लेना। क्या पूछा है? यहां से पूछा है तो आप उत्तर कह देंगे राव गंगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है ना। आपको यहां पे देखना है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपन और सुर प्रबंध। ये हमने कई बार आपसे पीछे भी बात की है मैंने इस क्वेश्चन बारे में। हाँ, मैं नहीं समझ पाया, दोबारा ये गोगे वाला सबल था थोड़ा।
मैं नहीं समझ पाया, दोबारा लिखिए आप लोग क्या लिख रहे हो। मैं नहीं समझ पाया खटीक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो बताइए। बिल्कुल आप लोगों का यहाँ उत्तर क्या बनेगा, संगीत सुपन बनेगा। अब ये ध्यान रखना, आपको मालूम है कि यहाँ पे संगीत राज को मैंने हर बार रिपीट कर रहा हूं कि संगीत राज महाना कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है ना। संगीत राज बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है ना, और इसे ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि महाना कुंभा के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो यहां आपका अलग बनेगा प्रामाणिक जानकारी, है ना। कौन सी प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ, प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है, प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है ना। प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है। अब जरा देखिए आप लोग, यहां हम लोग बात करेंगे प्रामाणिक जानकारी की बात कर रहे हैं ना ये, तो प्रामाणिक जानकारी में आप कहेंगे गुरुदेव वो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। कौन सा है बेटा, एकलिंग महात्म्य। कि एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है वो कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, कान्हा व्यास द्वारा रचित, कान्हा व्यास द्वारा ये रचित है, कान्हा व्यास द्वारा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इसका जो पहला भाग है जिसे हम लोग राजवर्णन कहते हैं, क्या कहते हैं, राजवर्णन, तो इसका प्रथम भाग, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग जिसे हम राजवर्णन कहते हैं, क्या कहते हैं, राजवर्णन। ये राजवर्णन स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, स्वयं कुंभा के द्वारा, स्वयं कुंभा के द्वारा। तो स्वयं कुंभा के द्वारा, ये ध्यान रखें, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य का पहला भाग जिसे हम राजवर्णन कहते हैं वो कुंभा के द्वारा लिखा गया। हाँ ठीक है, चलिए अपन, हाँ तो क्वेश्चन घूमेंगे भाई, ये ध्यान रखें आप लोग, क्वेश्चन घूमेंगे, क्या डाउट है। तो दोनों बातें, और आपसे पूछे ग्रंथों का सिरमौर, तो आप कहेंगे संगीत राज। गलती मत करना, महाना कुंभा के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाला ग्रंथ एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग क्या कहलाता है, राजवर्णन। किसने लिखा, स्वयं कुंभा ने लिखा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये रहा जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, है ना। महाराणा कुंभा के दरबार में इनमें से कौन से जैन विद्वान थे, मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी और हेमचंद्र। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे दरबार में, कौन कौन है ऐसे सवाल आपसे पूछता है, तो यह भी आप लोगों को बताना है। देखिए मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूं कि कई बार सवाल, वो टारगेट हमारा ये है कि जहां से भी सवाल बने तो वो सवाल को दाया बाया से सभी सवालों को हम कवर करें। यहां हमसे पूछा एक शब्द आया मुनि उद्योतन सूरी, इनका अपना बड़ा रोल है। ये जो हमारे पास गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, कौन सा बेटा, गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसका एक राजा हुआ, उनका नाम है वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो राजा है, राजा का नाम क्या है बेटा, वत्सराज, कि वत्सराज है। और वत्सराज के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम है उद्योतन सूरी। दरबारी कवि किनके हैं, वत्सराज के। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसमें हमें सबसे पहले, वो रचना कौन सी है, तो उस रचना का नाम है बेटा कुवल्यमाला। क्या नाम है, कुवल्यमाला। कुवल्यमाला एक क्या है, रचना है। और कुवल्यमाला में आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो प्रदेश है, हमारी प्रदेश की भाषा के बारे में अगर थोड़ी सी कोई जानकारी मिलती है तो वो हमें कुवल्यमाला से मिलती है। और हमारे राजस्थानी का प्राचीनतम रूप मरु भाषा हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये ग्रंथ में केवल मरु भाषा ही उल्लेखित नहीं है, वो ध्यान रखें आप लोग। इस ग्रंथ में कुल मिला के कुल 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 18 भाषाओं का। तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 18 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहां आपके मुनि जिनसेन सूरी, तो उद्योतन सूरी से अच्छे सवाल बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं बात को कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इनके राजा का नाम वत्सराज है, उनके दरबारी कवि का नाम उद्योतन सूरी है। उद्योतन सूरी द्वारा एक रचना लिखी गई कुवल्यमाला, जालोर किले में लिखी गई। और कुवल्यमाला में हमारे प्रदेश की भाषा है, उसे हमने जो नाम दिया है वो मरु भाषा दिया है। और यहां ध्यान रखें इसमें कितनी भाषाओं को उल्लेख मिलता है, ये आपके 18 भाषाओं की। तो आपके मुन जिन सेन सूरी ये कुंभा के दरबार में रहते हैं, बाकी तीनों नहीं रहते। और यहां से आपको आगे ले चलता हूं अगले क्वेश्चन तरफ। स्पीड सही है बेटा सबकी, एक बार कमेंट कीजिए, स्पीड सबकी सही है ना। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया। देखिए ये सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि महाराणा सांगा है, उनके युद्ध स्थल में भीषण घायल, बताते हैं 80 घाव आ गए, 80 घाव आ गए महाराणा सांगा के।
और 80 घाव आते भी फिर इन्होंने युद्ध लड़ते रहे और मूर्छित होकर गिर गए। तो ध्यान रखें, इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का, किनका? सैनिकों का। इन्हें सैनिकों का भग्ना अवशेष कहा जाता है। तो सैनिकों का जो भग्ना अवशेष कहते हैं, ये ध्यान रखें, इसे सिपाही का अंश भी कहते हैं। और कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई, ये नाम तो कहते हैं, जानते हैं, लेकिन ये नाम दिए किसने, महाराणा सांगा के बारे में किसने कहे, तो हम लोग कहेंगे नाम देने का काम तो कर्नल जेम्स टोड ही करता है ना। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखेंगे कि जब घायल हुए, 80 घाव आ गए, मूर्छित अवस्था में हो गए, तो इन्हें घायल अवस्था में, कौन सी अवस्था में? घायल अवस्था में। घायल अवस्था में कौन लेके गया, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप कह देंगे गुरुदेव घायल अवस्था में लेके गए मास्टर जी, वो लेके गए थे पृथ्वीराज कछावा आमेर के। कौन? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कछावा। और मास्टर जी ये भी ध्यान रखें आप लोग कि यहां पे इन्होंने इलाज जहां करवाया, वो स्थान वर्तमान में भसवा है। भसवा दौसा में जहां इलाज करवाया गया, रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है ये। और वहां पे महाराणा सांगा का पुण्य स्थल आज ही बना हुआ है, जिसे महाराणा सांगा का चबूतरा कहते हैं। यहां बात पूछी आपसे, छत्र धारण किसने किया? तो छत्र धारण जो किया वो झाला अज्जा के द्वारा, है ना। और इस युद्ध में जो सेनापति का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सेनापति कौन है? तो असन खां मेवाती है। अब देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, किसी भाई के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो भी तो थे ना कोई महाराणा प्रताप के, ये नाम एक जैसे हैं। अगर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उसमें यदि सेनापति की बात की जाए आप लोगों से, तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो बेटा अलग है, वो हाकिम खां सूरी है। कौन है? हाकिम खां सूरी। और महाराणा सांगा का जो छत्र धारण किया महाराणा सांगा का, वो ध्यान रखे वो झाला बीदा ने किया। तो आप जरूर देखें कि आप लोगों से पूछा क्या गया है। आपसे महाराणा सांगा पूछा गया है, महाराणा प्रताप पूछा गया है, दोनों में से आप लोगों को। बिल्कुल काल्पी नहीं बेटा, नहीं काल्पी दोसा प्रकाश साहब आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। काल्पी बेटा, काल्पी मृत्यु हुई थी, है ना। काल्पी अलग, इर्ची का मैदान पड़ता है वो काल्पी, मेरे जहां तक मानना है यूपी में पड़ता है, वो जादौन जिला पड़ता है यूपी में, वहां इर्ची का मैदान है, वहां जहर दे दिया गया था, है ना। और 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। और ये जरूर ध्यान रखें आप, बिल्कुल मैं कंफ्यूज निकाल देता हूं यहीं पे बेटा, है ना। बढ़िया तैयारी करके चलेंगे अपन लोग आगे। इर्ची का मैदान, तो इर्ची का जो मैदान है वो काल्पी नामक स्थान पड़ता है, काल्पी, है ना। तो यहां इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। क्या हुई है? महाराणा सांगा की मृत्यु। लेकिन इनका जो दाह संस्कार किया है, इनका दाह संस्कार कह दीजिए। और बेटा जहां दाह संस्कार होगा वहीं पे छतरी बनेगी, दाह संस्कार, वहीं पे क्या बनेगी? छतरी बनेगी। तो इनकी दाह संस्कार किया, इनकी छतरी बनी है, वो कहां है? ध्यान रखें, मांडलगढ़ में है बेटा। कहां है? मांडलगढ़। मांडल कहां है? भीलवाड़ा में। तो अब आपकी तीनों बातें क्लियर है। चबूतरा है वो बसवा दौसा में है, छतरी की पूछे आप लोगों से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है ना। और यहां हम लोग बात करेंगे इर्ची का मैदान काल्पी में इनकी मृत्यु हुई। सर पीछे वाले को दोबारा देखो ना। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे, आप समय नहीं है हमारे पास, आपका सिलेबस ही मुझे पूरा कंप्लीट करना है 1 महीने में, है ना। अब पीछे नहीं बेटा, आगे देखिए। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कि रतन सिंह रावल, राणा हम्मीर, रतन सिंह रावल, राणा हम्मीर, राणा कुंभा, जैतर सिंह। इनमें से आपको बताना है कि मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। देखिए हमारे पास राणा कुंभा, राणा कुंभा को राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, यानी मंदिर निर्माण, दुर्ग निर्माण, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, कला का जनक। तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक कहलाता है वो महाराणा कुंभा कहलाता है, ठीक है। राणा हम्मीर, राणा हम्मीर का जो शासन रहा है वो 1326 से और 1364 रहा है। एक बार आपने पढ़ा होगा कि चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, चित्तौड़ का नाम खिजरा खा कर दिया, और 1326 तक चित्तौड़ में कोई राजा नहीं रहा मेवाड़ का। तो फिर ये राणा हम्मीर है ना, इनमें 3 बातें ध्यान रखेंगे। ये राणा शाखा से प्रथम राजा था, राणा शाखा से प्रथम राजा था, राणा शाखा से प्रथम राजा, यानी इससे पहले जो राजा है वो अपने नाम से पहले रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, क्योंकि वो रावल शाखा से थे, इनकी ब्रांच राणा है। तो आप एक नोट और डालेंगे खूबसूरत सा कि प्रथम राजा, मेवाड़ का प्रथम राजा जिन्होंने, प्रथम राजा जिन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने अपने नाम से आगे राणा लगाया, अपने नाम से आगे
अपने नाम से आगे राणा लगाया, आगे राणा लगाया। अब आप कहेंगे गुरुजी राणा का मतलब क्या है? अरे भाई राणा इनकी ब्रांच है, राणा इनकी शाखा है। जब राणा शाखा से राजा बनेगा तो बिल्कुल ये क्या कहलाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ये राणा कहलाएगा। और यहीं से ये कौन से गांव में रहते? सिसोदा गांव में रहते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग पिंकी शर्मा जी कि गुरुजी सिसोदा गांव में रहते थे, इसलिए यहां से इनका जो वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाएगा। कौन सा वंश कहलाएगा? सिसोदिया वंश। यानी इन्हें हम लोग सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहते हैं, सिसोदिया वंश का संस्थापक कहते हैं इन्हें, सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इन्होंने विकट आक्रमण के समय यहां सामना किया, इन्हें हम लोग कहते हैं विषम घाटी पंचानन। कई बार पूछ लेता है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, इन्हें विषम घाटी पंचानन कहते हैं। और दूसरी बात, इन्हें दूसरा नाम कहते हैं विकट आक्रमणों में। कौन से आक्रमण बेटा? विकट आक्रमणों में, विकट आक्रमणों में, विकट आक्रमणों में सिंह के समान, किसके समान? सिंह के समान, सिंह के समान, सिंह के समान सदृश्य रहने वाला राजा, सदृश्य, सहदृश्य रहने वाला राजा, रहने वाला राजा, सिंह के समान सदृश्य रहने वाला राजा कहते हैं। और महाराणा कुंभा के द्वारा एक टीका लिखी गई, पूछता है महाराणा कुंभा के द्वारा एक टीका लिखी गई, उसका नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में यानी महाराणा कुंभा के द्वारा राणा हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं राणा हम्मीर से। तो बिल्कुल आप दोबारा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ बेटा ठीक है। अब देखिए यहां बात करें हम लोग, राणा हम्मीर 1326 से 1364 राणा शाखा के प्रथम राजा हैं। राणा शाखा से थे तो अपने नाम से पहले राणा लगाने वाले प्रथम महाराणा, है ना। ये सिसोदा गांव के रहने वाले थे, सिसोदिया वंश के संस्थापक हो गए। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहते हैं। विकट आक्रमण सिंह के समान सदृश्य रहने वाला राजा है। और आपसे पूछेगा महाराणा कुंभा के द्वारा गीत गोविंद पर लिखी गई टीका रसिक प्रिया में वीर राजा किसे कहा गया है? तो वीर राजा राणा हम्मीर को कहा गया। तो आपका उत्तर यहां पे क्या बनेगा? मेवाड़ को संकट में जा चुका था, फर्जी लोगों के हाथ में था, वापिस बहादुरी के साथ लड़े और पुनः चित्तौड़ पे अधिकार किया, इसलिए हम कहते हैं मेवाड़ का मुक्तिदाता। ठीक है, अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं, आप ये मत सोचना एग्जाम छोटा है बड़ा, कोई मालूम नहीं है, वो कभी भी कोई सा क्वेश्चन रख सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पटवार का एग्जाम आपने देख लिया हो, अगर आप प्रश्न कराते हैं तो मजा आ जाता है। थैंक यू, मस्त रहिए बेटा। और रोज 11 बजे उपस्थित हो जाइए, रोज डेली कंप्लीट करवा दूंगा आपका 1 महीने में टोटल सिलेबस। नमस्ते बेटा। तो चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा 1534-35 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 इसने पॉइंट दे दिए, आपको पढ़ना है चारों में से और नीचे फिर सही कूट का चयन कर देखना है इनमें से 1 2 3 4 कौन कौन से सही है। जरा देखिए, इस समय महाराणा विक्रमादित्य के राज्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। बिल्कुल किया था। इस आक्रमण में बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां था। बिल्कुल था। इस शाखा में महारावत बाघ सिंह देवगढ़, जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरी। और नहीं बेटा, देखिए यहां हमारा महारावत बाघ सिंह सही है, लेकिन ये जयमल राठौड़ और हम बात करें कि आपके फत्ता सिसोदिया, दोनों के दोनों नाम आए हमारे पास में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, 3 शाखा हुए चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो होगा 1567-68 में। कब होगा बेटा? 1567-68 में। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो 1567-68 में होगा, इसमें ध्यान रखें कि आपसे पूछेगा नंबर 1 आक्रमणकारी, कि आक्रमण किसने किया? हम कह देंगे गुरुदेव आक्रमण तो अकबर ने किया। ठीक है, फिर भाई यहां का राजा कौन था? हम कह देंगे सर राजा तो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है, महाराणा उदय सिंह थे। तो भाई फिर इनके सेनापति कौन थे? हम कह देंगे गुरुदेव इनके सेनापति जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया थे। जयमल राठौड़ था और फत्ता सिसोदिया, दोनों साला बहनों थे रिश्ते में, है ना। और पृथ्वीराज जयमल राठौड़ की जो बहन है वो यहाँ पे जौहर करेगी उनके नेतृत्व में, और जौहर करने वाली फूल कंवर है। बहुत बहादुर परिवार था मेड़ता का ये फूल कंवर। फूल कंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की, माफी चाहूंगा, फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी और जयमल राठौड़ की बहन थी। तो जयमल राठौड़ है तो आपके चित्तौड़ के तीसरे शाखा संबंधित है। तो आप लोगों के यहाँ देखिए, अरे कुलदीप साहब, चौधरी साहब, बताया ना मैंने आप लोगों को कि आपका परीक्षा लगेगा, तब तक आप लोगों के
अवकाश ले लिया है मैंने, ठीक है। अब आपको दिन में पूरी क्लास मिलेगी, आपको चिंता ना करें भाई। शाम सुबह क्लास ले पाते थे, लेकिन बिल्कुल मैंने छुट्टियां ली हैं आपके एग्जाम तक। अब आप कमर कस के तैयार हो जाइए, रोज अपने मित्रों को लाइए और आप तैयार रहे, हौसला बढ़ा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के यहाँ बात करेंगे तो आप लोगों के यहाँ ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि रोड़ा यहाँ है। इस शाखा में कर्मवती व जवाहर बाई के नेतृत्व में क्या हुआ? जोवर हुआ। अब देखो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है, अच्छा माफी चाहूंगा, ये सही है, चित्तौड़ के दूसरे शाखा की बात कर रहे हैं, सही है। अब ये ध्यान रखें, ये भी सही। तो हमारे पास में 1 2 4 ये राइट बनेगा, क्योंकि हमारा 3 नंबर गलत हो गया। अब एक सवाल और पूछ लेता है कि हुमायूं से सहायता के लिए राखी किसने भेजी, है ना? हाँ, हुमायूं सहायता के लिए। तो ध्यान रखें, कर्मवती जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो नोट डाल दीजिए, इन्होंने सहायतार्थ हुमायूं को राखी भेजी, है ना? पढ़ते थे ना अपन लोग बेटा, हुमायूं को राखी भेजी। तो हुमायूं को राखी भेजने का जो काम करते हैं वो ध्यान रखें, वो कर्मवती करती है। तो अच्छे प्रश्न थे आप लोगों के। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की अगर आपसे बात करें, ये पीडीएफ है बेटा, टेलीग्राम पे जाएगी ना, राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। आगे देखिए, मेवाड़ के निमिन राजाओं को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पढ़ लीजिए, एग्जामिनर कोई पता नहीं है। आपने कभी सोचा था क्या कि पटवार जैसी भर्ती में राजस्थान ज्योग्राफी का एक भी सवाल नहीं आएगा? सोचा था क्या आपने? कभी नहीं सोचा था ना। और आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि अकेले चौहान वंश से 4 सवाल, अजमेर के चौहानों से 4 सवाल आपको देखने को मिले। क्या आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना। इसलिए अच्छी तरीके से आप आगे बढ़े। ऐसा पहली बार देखा है कि पटवार जैसे एग्जाम में यह पूछा है कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? अरे राज्य जिला भी नहीं पूछा भाई, और ज्योग्राफी का एक ही सवाल नहीं डाला ना। इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है बेटा। तरीका बदल गया। अब आपसे ज्यादा मेहनत हमें करने की आवश्यकता है कि क्या कंटेंट दें आपको। विद्यार्थी नदी और मानचित्र रटता रटता बावड़ा हो गया था, हुआ था ना। चलिए, तो मेवाड़ के निम्न राजाओं को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे करेंगे जरा सुनिए आप लोग, तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, राणा हम्मीर से आप शुरू कीजिए। राणा हम्मीर का बेटा हुआ खेता, याद करवा रहा हूं, राणा खेता, तरीका से करवा रहा हूं। राणा खेता का हुआ राणा लाखा, और राणा लाखा का हुआ राणा मोकल। कौन हुआ? राणा मोकल। और राणा मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। यानी राणा मोकल का सौभाग्य मतलब मोकल की धर्म पत्नी थी सौभाग्यवती, उनके गर्भ से महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। याद करने का तरीका देखिए आप लोग। हम कहेंगे गुरुजी हम्मीर है, और हम्मीर का कोई खेत है, और उस खेत में लाख है। क्या कहा मैंने गुरुदेव? हम्मीर है, और हम्मीर के खेत में लाख है। उस लाख को मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। बोलिए, हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का बेटा मोकल, मोकल का बेटा कुंभा। याद हुआ? हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में, दोबारा सुनिए, यहां आप लोगों के राणा शाखा, ये जो राणा शाखा है, राणा शाखा से जो हमारे प्रथम राजा बने, वो प्रथम राजा राणा हमीर बने, सिसोदा गांव के रहने वाले थे। 1326 से और 1364 इनका शासनकाल है। तो ये आप राजा जिस तरीके से याद करते हैं वैसे आपके कभी याद होंगे भी नहीं, और ये भी मान लीजिए कभी हुए भी नहीं है ना। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लाइन लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, ये लाइन लिख सकते हैं आप लोग, ये लाइन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं अभी आपके सामने। मेवाड़ की वंशावली कैसे याद करते हैं ये देखिए आप लोग। जो हमारा सिसोदिया गांव है, हमारे पास एक शाखा है, आपने सुना होगा, रण सिंह नाम का एक राजा हुआ। रण सिंह के बेटों ने अपना राज्य का बंटवारा कर लिया। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी और राहप ने राणा शाखा की नींव रखी। तो रावल शाखा से राजा हुए, वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, और रावल रतन सिंह अंतिम राजा हुआ। राणा शाखा है, ये सिसोदा गांव में रहती थी। तो ये सिसोदा गांव में रहती थी। इन्होंने यहाँ का एक राजा हुआ हम्मीर, हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पे अधिकार स्थापित किया। तो राणा शाखा से पहले राजा बने, वो कौन बने? राणा हमीर बने। सिसोदा गांव के होने के कारण इन्हें सिसोदिया राजा कहते हैं। यानी सिसोदिया वंश की शुरुआत यहीं से होती है। और इनकी वंशावली देखिए आप लोग,
हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का बेटा मोकल, मोकल बेटा कुंभा। इस तरीके से आप लोग राजाओं को याद करना सीखे तो मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, जरा सुनिए। अब देखिए हम राणा हमीर, तो राणा हमीर हमारा सबसे पहले जाएगा 1 नंबर पे। हमीर के खेत में लाख है 2 नंबर। हमीर खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। तो सबसे पहले हमारे पास में 1 नंबर आया, फिर हमारे पास 2 नंबर आया, फिर हमारे पास में 4 नंबर पहले आएगा और 3 नंबर बाद में आएगा। तो वंशावली याद हो गई। हमीर के खेत में लाख है, मोकल दे गया, कुंभा को ले गए। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। आगे फिर राजा आएंगे, इस लाइन को कंटिन्यू बढ़ाएंगे। मेवाड़ के महाराणा मोकल ने किस युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया था? कौन सा युद्ध है जिसमें गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया था? मैं कुछ बात आपको और बता रहा हूं, बहुत बेहतर बात। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था आप लोगों को कि मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का क्या था? सौभाग्यवती। यानी मोकल का सौभाग्य का मतलब है कि इनकी पत्नी का नाम है सौभाग्यवती। क्या नाम बेटा? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती इनकी पत्नी का नाम है। तो हमके मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। यानी महाराणा कुंभा जिनका पिता का नाम क्या हुआ? मोकल, और मां का नाम क्या हो गया? सौभाग्यवती। तो मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। अब देखेंगे यहां पे बेटा, क्लास को बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहे। ऐसे से कुछ नहीं होगा, गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो। जब तक तुम क्लास को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, मेरा हौसला अफजाई नहीं होगा। और तुम जितना क्लास को सपोर्ट करेंगे उतनी लंबी आपको क्लास मिलेगी। जब मैंने छुट्टी ले ली है ऑफिस से 1 महीने के लिए, वो केवल आप लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, यूट्यूब पर बहुत अच्छा आपको निःशुल्क बैच देने के लिए, आपको परीक्षा में 100% नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। जब छुट्टी ले लिया तो मेहनत जबरदस्त करूंगा। अब आपका साथ की मुझे आवश्यकता है ना? जरा देखिए, हमारे पास यहां पे युद्ध हुआ, रामपुरा का युद्ध। ये रामपुरा का युद्ध है, ये ध्यान रखें। महाराणा मोकल, महाराणा मोकल, महाराणा मोकल, महाराणा मोकल वे नागौर के शासक के मध्य हुआ। नागौर का शासक है, उनके मध्य हुआ। ये ध्यान रखें। ये हमारा जिलवाड़ा का युद्ध है। ये महाराणा मोकल और गुजरात के जो राजा है, महाराणा मोकल और गुजरात के राजा है, उनका नाम है अहमद शाह। कहां के? गुजरात के। गुजरात के राजा है, उनका नाम है अहमद शाह। गुजरात का राजा है, उनका नाम है अहमद शाह। इनके मध्य हुआ। सारंगपुर के युद्ध की बात करेंगे, ये महाराणा सांगा था। और महाराणा सांगा और मालवा का, माफी चाहूंगा, महाराणा कुंभा और मालवा के राजा। देखिए, मालवा का राजा देखेंगे तो हमारे पास नाम आता है महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी आपको यहां भी पढ़ने को मिलेगा, और महमूद खिलजी आप लोगों को महाराणा सांगा में पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, ये आपके महमूद खिलजी प्रथम है। जब गागरोन का युद्ध पढ़ाऊंगा तो वो महमूद खिलजी आपके द्वितीय आएगा। बदनौर के युद्ध की बात करूंगा तो बदनौर का युद्ध हुआ, इसमें ध्यान रखें यहाँ पे महाराणा कुंभा तो है ही है हमारे पास, महाराणा कुंभा। लेकिन उधर देखेंगे आप लोग दूसरी तरफ, तो यहाँ पे एक तो है मालवा की सेना, और मालवा का राजा भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उनका नाम महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम है। और इसके साथ गुजरात की सेना भी है। कहां की सेना? गुजरात की सेना। तो गुजरात का जो है उनका नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन शाह, है ना? तो ये इनके, अब देखो यहां बात करें हम लोग कि सारंगपुर के युद्ध में विजय महाराणा कुंभा की हुई, विजय महाराणा कुंभा की हुई। और विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। याद है? विजय स्तंभ का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित। और बदनौर का युद्ध में विजय हुई, तो ध्यान रखें बदनौर में ही एक महाराणा कुंभा ने एक माता का मंदिर बनाया जिसका नाम है कुशाला माता का मंदिर। लेकिन बेटा अब ये नए जिले बने, तो ये बदनौर नामक स्थान पहले भीलवाड़ा में था और अब कहां गया? ब्यावर में। चारों युद्ध है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग तो दोनों, आपके रामपुरा का युद्ध महाराणा मोकल ने नागौर के शासकों को पराजित किया। जिलवाड़ा का युद्ध महाराणा मोकल ने गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। बदनौर युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा की और गुजरात की सेना को पराजित किया। तो अच्छा प्रश्न है हमारे यहाँ पे मेवाड़, यहां पूछेगा जिलवाड़ा का युद्ध, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूं।
मेवाड़ के किस राजा को युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक कहते हैं? अब देखिए महाराणा कुंभा अपन लिखा है ना महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा अपन ने कई बार लिखा है, एक बार नहीं लिखा है ना। तो महाराणा कुंभा ने कई युद्ध लड़े, सारंगपुर का युद्ध लड़ा तो जीत गया, बदनौर का युद्ध लड़ा तो जीत गया। तो भाई युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक ही तो हुआ। 115 रही तो पटवारी बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है ना। पटवार का पेपर आया था, वो भी सर की क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आया बेटा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा वर्मा साहब। आप मेहनत करते चले, आगे बढ़ते जाएं आप लोग, ठीक है। तो यहां आप मस्त रहिए, क्योंकि यहां आपका समय खराब नहीं होता। आप आए हो तो आप अपना 100% लेके जाएंगे, बिना किसी बकवास की क्लास चलती है राजस्थान क्लासेस पे, और पूरा हक आप विद्यार्थी लेके जाता है। चलिए, मेवाड़ के किस रात कंटिन्यू 11 बजे उपस्थित हो जाया करो, और शाम को 9:30 बजे बुलावा, ठीक है। 9:30 और 11, ओके। ये 2 क्लास आपको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़नी, किसी विद्यार्थी को। 1 महीने में सिलेबस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेवाड़ के किस राजा को युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। उत्तर क्या देंगे आप लोग? आपका उत्तर सी बनेगा महाराणा कुंभा। अब देखो इनका नाम बात करें, महाराणा बप्पा रावल। बप्पा रावल को हम लोग काल भोज भी कहते हैं। क्या वो कहते हैं मैंने? हम बप्पा रावल को काल भोज कहते हैं। कभी आपसे पूछा है कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, है ना, संस्थापक तो गुहिलादित्य हो गया, लेकिन कभी आपसे पूछे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है, ये ध्यान रखें, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक वो काल भोज बप्पा रावल ही कहलाते हैं। महाराणा सांगा के 2 नाम ध्यान रखने हैं आप लोगों को। नंबर 1, एक तो हिंदू पथ, है ना, हिंदू पथ, और एक सैनिकों का भगना अवशेष। भाई 80 घाव आ गए फिर भी युद्ध करते हुए नहीं माने, तो सैनिकों का भगना अवशेष, सैनिकों का भगना अवशेष, तो सैनिकों का भगना अवशेष हो गया। महाराणा कुंभा को हम लोग कहेंगे कि स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की हाँ, काल भोज और बप्पा रावल एक ही बेटा, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। अगर आपसे पूछे राजस्थान की, कहां की? राजस्थान की, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, तो राजस्थान की स्थापत्य कला की जनक महाराणा कुंभा। महाराणा प्रताप को हम ध्यान रखें, इन्हें मेवाड़ केसरी तो कहते हैं, लेकिन इनका बचपन का जो नाम है वो कीका है, तो इन्हें कीका के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, पूछा है युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला, तो आप लोग उत्तर दे देंगे महाराणा कुंभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के दरबार में मन्ना, फन्ना और विशल नामक शिल्पी रहते थे? किस शासक के दरबार में, है ना। आजकल ये सवाल बहुत अच्छा बनता है और आराम से विद्यार्थी के सामने रख देता है वो। कोई जरूर नहीं पटवार का पेपर नॉर्मल आ गया तो जरूर नहीं कि हमको और एग्जाम भी नॉर्मल आएंगे। इसका मतलब तो पटवार में जब ज्योग्राफी नहीं आई तो औरों में नहीं आएगी। इसलिए बेटा हमें स्तर हमारा बना के रखना है, और तुमसे ज्यादा मेहनत अब एक टीचर को करने की आवश्यकता है। कंटेंट क्या दें, क्या पढ़ाएं, क्या छोड़े, एक टीचर को आवश्यकता है। मेवाड़ के किस शासक के दरबार में मन्ना, फन्ना और विशल नामक शिल्पी निवास करते थे? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। आपका उत्तर बनेगा महाराणा मोका। और देखो झोटिंग लाखा, कभी आपसे पूछे झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, है ना, ये भी तो पूछ सकता है आप लोगों से। झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट, 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 झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट है वो ध्यान रखें, वो लाखा के दरबार में निवास करते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो लाखा के समय जावर उदयपुर में एक चांदी की खान निकली सबसे बड़ी। जावर कहां पड़ता है? उदयपुर। जावर उदयपुर में चांदी की खान, जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली बेटा, जावर उदयपुर में चांदी की खान। कि जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली वो किसके समय निकली? लाखा के समय। तो एक तरीका अपना सकते हैं याद करने का हम लोग, जैसे ही झट से धन मिला, क्या कहा? जैसे ही झट से धन मिला, जैसे ही झट से धन मिला, जैसे ही झट से धन मिला। जावर उदयपुर में जैसे ही चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा, है ना। क्या कह रहे? जावर उदयपुर में जैसे ही चांदी की खान निकली, जावर उदयपुर में जैसे ही चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा, यानी महाराणा लाखा। ठीक है, तो आपका उत्तर ये बनेगा। याद हो गया ना? जावर उदयपुर में जैसे ही चांदी खान निकली तो झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा, झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा।
मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। क्या कहा? मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। खानवा के युद्ध के संबंध में उक्त कथन किसका है? आपने पढ़ा होगा ना, एक ज्योतिषी था और उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है ना कि ऐसा है, अगर बाबर में और सांगा में युद्ध होगा तो उसमें बाबर पराजित होगा। याद होगा आप लोगों को। तो वो कौन था? मिहत्तर खां। यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये मानचित्र है, ये क्या है हमारे पास? मानचित्र है। अब मानचित्र में एक दिशा है जो हमारी पूर्व की है और एक दिशा हमारी पश्चिम की है। तो यहाँ पे ये हमारे पास पूर्व है और पूर्व में यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली में हमारे पास बाबर की सेना है और यहाँ हमारे पास पश्चिम है और पश्चिम में जो सेना है वो सांगा की सेना है। तो पश्चिम में सांगा की सेना और पूर्व में बाबर की सेना। अब ये कह रहे हैं देखिए कि जो शुभ माना जाता है मंगल का तारा, वो मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से अवर से सेना लड़ेगी ना वो हारेगी। इसलिए कहते हैं, ये आपके वापिस चाहूंगा, ये आपका मोहम्मद शरीफ आएगा, ये आएगा कि ऐसा है कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। बेटा बी नहीं आएगा, ये मिहत्तर खां तो हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित हो, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए टिक कर गया। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल रिजर्व सेना का सेनापति था ये। मुगल रिजर्व सेना का सेनापति, मुगल रिजर्व सेना का सेनापति। तो मुगल रिजर्व सेना का सेनापति था, वो कौन था? ध्यान रखें, मिहत्तर खां था। यहां आपसे ज्योतिषी शरीफ है, तो बाबर की पराजय की जो घोषणा की वो ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ के द्वारा की गई, ये आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध, एक कथन है और एक कथन देखिए आपसे पूछ रहा है कि उक्त कथन किसका है ना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में अफगानों की शक्ति का पूर्व विनाश कर दिया था और खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया था। उक्त कथन किसका है? फिर सुनिए, पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में अफगानों की शक्ति का पूर्व विनाश कर दिया था, पानीपत, और खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया था। आपको मालूम है कितने राजा गए थे, कितना राव गए थे शामिल होने के लिए, गए थे ना राजा और राव। जब राजा और राव शामिल होने के लिए गए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो पाति परवन प्रथा थी और फिर भी हार गए। तो हमारे पास ये कथन है लेन पुल का। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल डी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा। जरूर नहीं हर बात कर्नल जेम्स टोडी कह रहा है ना, तुमने रटरा क्या कर्नल जेम्स टोड ने कहा होगा, तो जरूर नहीं हर बात ही कर्नल जेम्स टोड कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का सिरमौर संगीत राज के 5 भागों में शामिल नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि संगीत राज है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ध्यान रखें, इसलिए हम उन्हें ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। तो ग्रंथों का सिरमौर उसे कहते हैं। अब उसके 5 भाग मैंने आपसे कहा, देखो गाएंगे, पहला देखिए, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही हमें पाठ का रस मिलेगा। यही बोला था मैंने, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही हमें पाठ का रस मिलेगा। यानी सबके आगे फिर आपको रतन कोश जोड़ देना है, इसके आगे भी, इसके आगे भी और इसके आगे भी। हम कहेंगे गुरुजी गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे यानी गाएंगे मतलब गीत, गाएंगे मतलब गीत कि गीत रतन कोश, बजाएंगे मतलब वाद्य रतन कोश, नाचेंगे मतलब नृत्य रतन कोश, तो ही पाठ का रस मिलेगा। यानी पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार। तो आप लोगों के नाट्य रतन कोश है, ये संगीत राज के 5 भागों में शामिल नहीं है। यानी महाराणा कुंभा के द्वारा ग्रंथ लिखे गए उसमें संगीत राज ग्रंथ ऐसा है जिसे ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि महाराणा कुंभा का ग्रंथ कामराज रतिसार कितने भागों में विभाजित है? कामराज रतिसार कितने भागों में विभाजित है? तो कामराज रतिसार आएगा तो बेटा आप 7 भागों में विभाजित बताएंगे। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अरे भाई क्यों कहते हैं? महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं, तो आपसे कहेगा महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? संगीत ज्ञाता होने के कारण, वीणा वादक होने के कारण, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण और नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। कौन सा कारण है आप लोगों का? बताइए।
हाँ, संगीत ज्ञाता होने का। देखो वीणा, आप कई बार पूछा है आप लोगों से, है ना, कई बार पूछा है कि देखिए महाणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है, तो वीणा। और ध्यान रखना कि संगीत सारंगी से निकलता है, ये दोनों बात ध्यान रखना बेटा। हम कहेंगे महाणा कुंभा का संगीत गुरु, महाणा कुंभा का संगीत गुरु, और हम कह रहे हैं संगीत तो सारंगी से निकलता है ना। तो संगीत गुरु है, उनका नाम है सारंग व्यास। संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। संगीत गुरु का नाम क्या है? सारंग व्यास। कि महाणा कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। याद कर लेंगे आप लोग कि संगीत से सारंगी से निकलता है, सारंगी से संगीत निकलता है। आप पता है, नमस्ते बेटा नमस्ते, आपको पता है क्या कहेगा वो? आपसे एक बात और कहेगा, कान्हा व्यास। तो बिल्कुल गलती मत करना। महाणा कुंभा के समय में इनके द्वारा रचित है एकलिंग महात्म्य। अगर आप लोगों से महाणा कुंभा के बारे में प्रमाणिक जानकारी लेनी है, सबसे ज्यादा जानकारी देने वाली जो ग्रंथ है वो है एकलिंग महात्म्य, यानी कान्हा व्यास की रचना एकलिंग महात्म्य महाणा कुंभा के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देती है। ठीक है, आप जरा देखिए कान्हा व्यास का एकलिंग महात्म्य। अब एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है, कौन सा भाग है बेटा? प्रथम भाग। वो प्रथम भाग है वो स्वयं कुंभा ने लिखा। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग किसने लिखा? स्वयं कुंभा ने लिखा। स्वयं कुंभा ने लिखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजवर्णन कहते हैं। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग स्वयं कुंभा ने लिखा, जिसे राजवर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल चाप गुरु कहते हैं। तो दो बातें ध्यान रखें कि संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। खुद जो वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था वो वीणा था, है ना। और ध्यान रखिए संगीत तो सारंगी से निकलता है, यानी महाणा कुंभा के संगीत गुरु हैं, उनका नाम सारंग व्यास है। और बात करें बेटा कान्हा व्यास, तो कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की, और एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग है वो स्वयं कुंभा ने लिखा, जिसे हम लोग राजवर्णन के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास में मेवाड़ के किस शासक को हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय दिया जाता है? हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय दिया जाता है। यहां से दो क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा। देखिए ये हमारे पास राजस्थान के मानचित्र की स्थिति है बेटा। 11 बजे आप सभी विद्यार्थी उपस्थित होंगे कल से, और अपने मित्रों को भी लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल मैंने छुट्टी ले ली है, 1 महीने की आपकी परीक्षा होगी, तब तक ऑफिस से बिल्कुल मैंने अवकाश ले लिया है। तो अब हम लोग दिन में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से 3-4 घंटे की अपन क्लास रख पाएंगे। लेकिन आप सभी विद्यार्थी कल से रेगुलर जुड़ेंगे, है ना। बिल्कुल 11 बजे उपस्थित रहो। कंप्लीट आपको जीके वाला पार्ट है वो कंप्लीट मैं 1 महीने में करवा के दे दूंगा। एक तो 11 बजे आपको आना है, शाम को आप लोगों को 9:30 बजे अपना एक प्रतिज्ञा बैच चलता है, उसमें आपको उपस्थित होना है। कंप्लीट आपको करवा दूंगा अच्छा बेहतर तरीके से, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो राजा है उनका नाम है राणा खेता। राणा खेता है, और यहाँ पे हमारे पास हाड़ौती है, और हाड़ौती में जिस राजवंश ने शासन किया है वो हाड़ा राजवंश है। हाड़ा वंश के कारण इस इलाके को हम लोग हाड़ौती कहते हैं। और ये हमारा मालवा है। मालवा का जो शासक है उनका नाम है दिलावर खां। क्या नाम है? दिलावर खां। दिलावर खां ये मालवा का राजा है। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे आने वाले समय के। यहां से जरा देखिए कावत राणा लाखा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कि ये राणा खेता है। राणा खेता ने आक्रमण किया हाड़ौती पे, तो हाड़ौती के हाड़ाओं को दबा दिया इन्होंने, और फिर मालवा पे अटैक करके मालवा के जो दिलावर खां गोरी है उनको पराजित कर दिया। तो एक कहावत बनती है, एक प्रश्न बनता है कि बताइए मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया? भाई मेवाड़ मालवा संघर्ष जो आगे चलेगा, सारंगपुर का युद्ध होगा, गागरोन का युद्ध होगा, है ना। तो उस संघर्ष की शुरुआत किसने की है? तो उस संघर्ष की शुरुआत तो राणा खेता ने हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। एक बात लिखिए आप लोग। चलिए बताइए बेटा। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं मैं, इसीलिए कर रहा हूं, चिंता ना करें आप लोग खटीक साहब। बेटा मैं खुद, मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी को कब कौन सी डोज देनी है, मैंने इसीलिए खोल दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप लोग 1% भी। तो मेवाड़ के खेत ने हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। लाइन लिख लीजिए, मेवाड़ के खेत ने हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। इसका मतलब राणा जो खेता है, राणा खेता ने हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाया। तो यहां पे राणा खेता को हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय दिया जाता है। अब 2 सवाल और पूछ लेगा
कि मालवा के किसको पराजित किया? दिलावर खां गौरी को पराजित किया। और भविष्य में होने वाले मेवाड़ मारवाड़ मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किस राजा ने किया? राणा खेता ने किया। क्लियर? तो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं इस पीडीएफ को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि रेगुलर उपस्थित होंगे कल से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26वें की यदि हम लोग बात करें, आपके सामने है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? क्या उत्तर बनेगा आप लोगों का? महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? अब दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे। जैसे महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था। क्या नाम था बेटा? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह जी हैं, इनका निधन 28 फरवरी के दिन हुआ। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 का दिन था। और यह दिन जो अवसर था, तो ध्यान रखें आप, होली का दिन था। कौन सा दिन था बेटा? होली का दिन। तो होली का दिन था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा उदय सिंह जी का जो निधन हुआ, वो निधन कहां हुआ? ध्यान रखें आप लोग, गोगुंदा में। यहीं पे, नमस्ते बेटा नमस्ते, यहीं पे महाराणा प्रताप जी हैं, उनका राज्य तिलक किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, राज्य तिलक जो हुआ, राज्य तिलक मैं क्लियर कर दूं, राज्य तिलक गोगुंदा में हुआ। लेकिन इनका जो राज्य अभिषेक उत्सव हुआ, हाँ, राज्य अभिषेक उत्सव, ध्यान रखना आप लोग, राज्य अभिषेक उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाया गया, वो मनाया गया 1 मार्च के दिन। 1 मार्च और 1572 को राज्य अभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया, जबकि राज्य अभिषेक हुआ वो कहां हुआ? गोगुंदा में। ये ध्यान रखें। और इनके जो तलवार बांधी गई थी, वो कृष्णदास चूड़ावत नाम का एक व्यक्ति था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप लोग। महाराणा प्रताप जी के तलवार, महाराणा प्रताप जी के तलवार बंधाई रस्म, है ना, तलवार बंधाई रस्म, तो वो जो की तिलक के समय, वो एक व्यक्ति है कृष्णदास चूड़ावत। क्या नाम बेटा? कृष्णदास चूड़ावत। तो वो कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा की गई। ठीक है? तो ये होली के अवसर पर ये राज्य तिलक हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग। 28 फरवरी 1572 का दिन था, महाराणा उदय सिंह जी के निधन के बाद। आपको ये भी मालूम है कि महाराणा उदय सिंह जी का निधन हुआ, तो उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, पीछे आपको बता के आया हूं, वो उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? जगमाल को घोषित किया था। ठीक है? अगला प्रश्न आपके बीच में, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ... के मध्य हुई, यानी मेवाड़ मुगल संधि, ये ध्यान रखें आप लोग। मैं मेवाड़ मुगल संधि को आज आप लोगों को दूसरे भी आपके समक्ष रख रहा हूं। पता नहीं एग्जामिनर कौन सा सवाल आप लोगों से कैसे पूछेगा। नमस्ते बेटा सभी को। देखिए यहां पे देखेंगे, मेवाड़ मुगल संधि 2 हुई है, अपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि बेटा 2 हुई है। यहां पे नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें तो पहली हुई है हमारे पास में 1615 में, और दूसरी हुई है हमारे पास 1681 में। 24 जून का समय था, 24 जून, एक 1615 में, एक 1681 में। 1615 में जो मुगल संधि हुई, वो मेवाड़ का महाराणा थे, और महाराणा का नाम अमर सिंह है। महाराणा अमर सिंह थे, और मुगल जो बादशाह था उनका नाम जहांगीर था। दोनों के मध्य संधि हुई, उसे हम लोग मेवाड़ मुगल संधि प्रथम कहते हैं। एक मेवाड़ मुगल संधि हमको द्वितीय को भी देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखें, वो मिलेगी हमें 24 जून 1681 को। यहां पे मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम है जयसिंह, महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह। और ध्यान रखें आप लोग, मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहां पे 24 जून 1681 को मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय हुई है, और मेवाड़ मुगल संधि प्रथम 1615 में हुई है। यहां 1615 की बात कर रहा है, तो आप उत्तर देंगे सर यहां पे जहांगीर मुगल बादशाह था और अमर सिंह यहां के महाराणा थे। और बेटा नमस्ते, ये जो संधि हुई है, ये संधि भी सशर्त हुई है, ध्यान रखें आप लोग। ये संधि भी हुई है, ये सशर्त संधि हुई है। संधि की शर्तें थी कि मेवाड़ के महाराणा है वो मुगलों की वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, मेवाड़ का महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और मेवाड़ का जो महाराणा है उनका बड़ा पुत्र है करण सिंह, वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना, इस संधि के बाद, नोट लगा ले यहीं पे, ये संधि के बाद चित्तौड़ का जो किला है ना, वो महाराणा को वापस दे दिया गया। यानी चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला महाराणा को वापस दे दिया। चित्तौड़ का किला है बेटा, महाराणा को वापस दे दिया, महाराणा को वापस दे दिया, वापस दे दिया। चित्तौड़ का किला है वो महाराणा को वापस दे दिया, चित्तौड़ का किला है वो महाराणा को वापस दे दिया, चित्तौड़ किला महाराणा को
वापिस दे दिया और कहा कि आप इसकी पुनः मरम्मत नहीं करवाएंगे, है ना। ये शर्त है कि हमने जो तोड़ फोड़ की है ना चित्तौड़ के किले में, आप पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे, यानी मरम्मत नहीं करवाएंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चल के एक राजा ऐसा होगा जो चित्तौड़ के किले की मरम्मत कार्य शुरू करवा देगा और उसका नाम है महाराणा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह, ध्यान रखें, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला राजा वो महाराणा जगत सिंह प्रथम होंगे और मेवाड़ मुगल संधि करने वाला राजा अमर सिंह। उल्लंघन का मतलब है कि वो इस निर्माण कार्य को पुनः शुरू करवा देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए। देखिए, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो विवाद हुए हैं वो विवाद के कई कारण है ना, वो विवाद के कई कारण है। हम लोग बात करें मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया। नाराजगी के क्या क्या कारण मैं एक एक करके बता रहा हूं, यहां से सवाल आप लोगों का बन जाता है। जरा देखिए, हम लोग कहेंगे सर यहां पे एक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है। कहां की है? किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, इसे चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती उनसे विवाह करना नहीं चाहती थी। नंबर 2, हम लोग बात करें कि 1669 में औरंगजेब ने 1669 में किसने? औरंगजेब। 1669 में औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? औरंगजेब के द्वारा मूर्ति विरोधी नीति अपनाई। कौन सी? मूर्ति विरोधी नीति, कि मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, उसका विरोध मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कहा। नंबर 3, हमारे पास एक कर है जजिया कर। कौन सा कर बेटा? जजिया कर। ये जो जजिया कर लगाया गया है ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, यानी हिंदुओं से वसूले जाने वाला कर है, उसे हम लोग जजिया कर कहते थे। और चौथा कारण है मारवाड़ के अजीत सिंह एवं दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। मारवाड़ के अजीत सिंह एवं दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। तो मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, ये कारण थे जो इनके मध्य विवाद हुआ। लेकिन यहां हमसे पूछा गया है, उसमें उत्तर आपके चारुमती बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? ये सवाल बनता है ना। राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां हम बात करें 2-3 बातें, कि एक तो बेटा आप लोगों को सारंग व्यास ध्यान रखना है। सारंग व्यास, क्या ध्यान रखना है? सारंग व्यास कभी आपसे पूछा जाए कुंभा के, हाँ बेटा राम राम, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो आपको मैंने एक तरीका बता रहा है कि संगीत तो सारंगी से निकलता है, तो ध्यान रखिए कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो आप लोग कहेंगे सारंग व्यास। हम कहेंगे सर संगीत तो सारंगी से निकलता है, तो कुंभा का, बिल्कुल बेटा नमस्कार, स्वागत आपका। तो सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु। अगर आपसे पूछा जाए कुंभा के संगीत गुरु कौन है, तो आप लोग कह देंगे गुरुदेव सारंग व्यास है। दूसरी बात, एक बेटा कंफ्यूज मत होना कभी भी आप लोग, एक कान्हा व्यास पूछेगा। अब देखो संगीत तो सारंगी से निकलता है, याद रह जाएगा कि कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। संगीत तो गुरुजी किससे निकलता है? सारंगी से निकलता है। कान्हा व्यास ये अलग चीज है। आप लोग कहेंगे सर कि जो एकलिंग महात्म्य है, कौन सा है? एकलिंग महात्म्य के रचनाकार, कि एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है, उनका नाम है कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार। अब ये एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा के, कभी आपसे पूछा है कि महाराणा कुंभा का वो ग्रंथ है, इसमें सबसे ज्यादा महाराणा कुंभा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर महाराणा कुंभा के बारे में विस्तृत जानकारी जुटानी है तो कौन सा विश्वसनीय स्रोत है? आप लोग कहेंगे सर एकलिंग महात्म्य। यानी ध्यान रखें आप लोग, कुंभा के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। कुंभा के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। कुंभा के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखें। अब इसका जो पहला भाग है उसे हम लोग राजवर्णन कहते हैं। पहला भाग को क्या कहते हैं? राजवर्णन कहते हैं।
पहला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, राज वर्णन कहते हैं, और ये स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? स्वयं कुंभा के द्वारा, स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया। तो पहला भाग राजवर्णन और स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया। तो यहां ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। तो यहां कुंभा का अगर आपसे पूछे तो आप प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वीणा था। लेकिन दो सवाल मैं आपको नए बता के जा रहा हूं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक तो आप लोगों से पूछेगा कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे। हम कहेंगे गुरुदेव संगीत तो सारंगी से निकलता है, तो कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कुंभा के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें मिलती है तो वो मिलती है एकलिंग महात्म्य से। तो एकलिंग महात्म्य के जो रचनाकार है उनका नाम है कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास। और एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है जिसे हम राजवर्णन कहते हैं, वो ध्यान रखें स्वयं किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार कथन दिए गए और चार कथनों में से आप लोगों को असत्य कथन का आप लोगों को चयन करना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा सुनिए। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ के संस्थापक गुहिल था। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। कठिन सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल आपको देगा तो वहां आप लोगों को बिल्कुल स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। बिल्कुल, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, और वो वीर विनोद के जो रचनाकार है श्यामल दास, उनके द्वारा ये कहा गया कि 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण करवाया गया। यहां देखेंगे आप लोग, बिल्कुल महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुहिल आदित्य। दो बातें ध्यान रखेंगे, ये गुहिल है ना, ये ध्यान रखें, ये 565-66 ईस्वी का समय, 566 ईस्वी में। कब बेटा? 566 ईस्वी में, 565-66 ईस्वी में गुहिल आदित्य द्वारा स्थापना की गई। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन से वंश का? बेटा गुहिल वंश का। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो ध्यान रखें, वो आप काल भोज को कहेंगे। काल भोज, जिन्हें हम लोग बप्पा रावल भी कहते हैं। काल भोज, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बप्पा रावल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें आप लोग, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है वो हम काल भोज कहते हैं, और काल भोज जिसे हम बप्पा रावल भी कहते हैं, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच हाँ हुआ था, लेकिन बेटा 1528 नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, आप तारीख भी ध्यान रखेंगे, और वो है 17 मार्च 1527। और यहीं अगर आप लोगों से बयाना का युद्ध की बात करता तो आप कहते सर बयाना का युद्ध इस युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले हुआ था। अरे कौन कहां से है? तुम्हें पढ़ लो दादाओ, ये तुम्हें दिन याद आएंगे बेटा, है ना। ये तो बाद में पूछ लो कौन कहां से है, और यहां से कुछ मिलने वाला थोड़ी है। तुम सोच रहे हो यहां से अपन गढ़ जीत ले, तो संभव नहीं है भाई, है ना। यहाँ कुछ मिलने वाला भी नहीं है, बस मन को शांत जरूर कर लेना। और मन भी शांत नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, मन भी शांत होने वाला नहीं है, मन इससे शांत होगा। आप लोग पढ़िए बेहतर तरीके से। आगे देखिए, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का कारण क्या था? तारीख दे दी 1679, जरा सुनिए। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। 2 कर होते थे बेटा, एक तगमा कर, या आप ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे जजिया कर। जजिया जो कर है, जजिया जो कर है वो ध्यान रखें, वो हिंदुओं से वसूला जाता था। किनसे? हिंदुओं से। हिंदुओं से वसूला जाता था, हिंदुओं से वसूला जाता था, हिंदुओं से वसूला जाता था, हिंदुओं से वसूला जाता था। उस कर को हम जजिया कर कहते थे। और एक हमारे पास तगमा कर आएगा, तगमा कर। ये तगमा कर है, ध्यान रखें, ये मुसलमानों से, किनसे बेटा? मुसलमानों से वसूला जाता था, मुसलमानों से वसूला जाता था, मुसलमानों से वसूला जाता था। तो मुसलमानों से वसूला जाता था। तो दोनों बात ध्यान रखें, हम जजिया कर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं से वसूला जाता था। और इसने कह दिया 1679 में। कारण कोई भी हो, बहुत सारे कारण हो गए, लेकिन मुझे तो वो कारण बता दीजिए जो 1679 में था। तो 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण यह था। आगे बात करते हैं। औरंगजेब द्वारा, सवाल सुनिए, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया गया।
राणा राजसिंह द्वारा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, ये सब है। अब यहां पे ये हिंदू विरोधी नीति यानी मूर्तियों को तुड़वाने का जो काम किया है ना, तो मूर्तियों को तुड़वाने का जो काम किया वो ध्यान रखें आप लोग, वो 1669 में किया। अगर 1669 की बात करते हैं तो आप मूर्ति विरोधी नीति की बात कर लेते, लेकिन यहां बात करेंगे आप किसकी बात की 1679 में, तो आप लोग कहेंगे यहां पे मूर्ति विरोध, वो तक आपका जजिया कर है। अगला पॉइंट, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा संग्राम प्रथम। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने, हाँ जजिया कार, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बेटा अपन ने जो बात किया था आप लोगों से, यहां पे राठौड़ का मतलब क्या है, राठौड़ का मतलब है मारवाड़ से, और मारवाड़ का उस समय एक व्यक्ति है राजा बनने वाला, उनका नाम है महाराजा अजीत सिंह। ये अजीत सिंह है, औरंगजेब से राजा नहीं बनने दे रहा, तो ये भागते फिर रहे। और अजीत सिंह के जो संरक्षक हैं उनका नाम है दुर्गादास राठौड़, जिसे मारवाड़ का अणविंदिया मोती कहते हैं। तो इनका संरक्षक कौन हो गया, दुर्गादास राठौड़ हो गया। तो दुर्गादास राठौड़ और महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ और महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ और महाराजा अजीत सिंह है, ये मारवाड़ के। अगर हम लोग सिसोदिया की बात करें तो यहां पे महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह है जो औरंगजेब से लड़ रहे हैं, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह, और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो ये हमारा एक तरफ तो कौन हो गया, सिसोदिया, एक तरफ कौन सा होगा बेटा, सिसोदिया। तो हमारा ये सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हो जाएगा, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, इसे कहते हैं सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। तो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हो गया, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात करें हम लोग, महाराणा राज सिंह प्रथम, आपका उत्तर ये बनेगा, ठीक है। तो इसे और किसके खिलाफ हुआ, तो आप लोग कहेंगे औरंगजेब, बिल्कुल दुर्गादास राठौड़, बिल्कुल अणबुंदिया मोती कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को हम लोग, है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, आगे बढ़े अपन लोग बेटा, चलिए। हाँ बिल्कुल, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, सही कह रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हुड़ा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की। देखो यहां से सवाल बनता है, दो तीन बातें हम हुड़ा सम्मेलन बात करेंगे। एक तो इसका आयोजन कहां हुआ, आयोजन हुआ एक जगह है हमारे पास, आयोजन की बात करें तो हम कह देंगे सर एक जगह है हमारी, और वो है हुरडा, जगह का नाम क्या है, हुरडा। और ये हुरडा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, हुरडा भीलवाड़ा में ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। और ये आयोजन हुआ 17 जुलाई को, कितनी जुलाई को बेटा, 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन हुआ। आयोजन करवाने वाले पूछे और अध्यक्षता पूछे, दोनों में अंतर है। आयोजन करवाने वाले, अगर आयोजन करवाने वाले की बात करें तो आयोजन जो करवाया वो जयपुर के राजा ने करवाया, और उन जयपुर के राजा का नाम है सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा यह आयोजन करवाया गया। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करेगा तो आप लोग कह देंगे अध्यक्षता जो की वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की। और ध्यान रखें आप लोग, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी आपसे पूछे कि यह सम्मेलन किसके खिलाफ हुआ बेटा, तो आप लोग कह देंगे गुरुजी ये सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ, सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ। सम्मेलन किनके विरुद्ध हुआ, मराठों के विरुद्ध हुआ, सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ, सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ। तो सम्मेलन किनके विरुद्ध हुआ बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग, सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, आप लोग कह देंगे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। अब यहां पे आप लोगों को देखना है निम्न में से कौन है जो मराठा आक्रमण के समय खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। अब आपको आंसर देखना है, इन्होंने ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, यानी हुरडा सम्मेलन 1734, उसमें कौन कौन भाग लिया है। हाँ बिल्कुल जयपुर के, सही कह रहे हैं आप लोग, जयपुर के महाराजा के द्वारा यह करवाया गया है ना, सही कह रहे हैं, जयपुर के महाराजा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है ना। तो कौन कौन जुड़े थे आप लोगों को यहां पे बताना है। क्या उत्तर बनेगा आप लोग, देखिए यहां पे आप लोगों के उत्तर जो बनेगा ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ये नहीं आएगा, बाकी आप लोगों के महाराजा अभय सिंह आएगा, सवाई जयसिंह आएगा, जगत सिंह द्वितीय आ जाएगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई महाराजा जगत सिंह द्वितीय इनके द्वारा तो आयोजन करवाया गया है,
आयोजन, आयोजन करवाया गया, आयोजन करवाया गया, आयोजन करवाया गया। ठीक है, माफी चाहूंगा, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, दोबारा लिख रहा हूं कि इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, इनके द्वारा क्या की गई, अध्यक्षता की गई, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। आयोजन की बात करेगा तो हम लोग लिख देंगे आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ये नहीं होंगे तो आपका उत्तर ये बनेगा अभय सिंह। यहां से आपका एक सवाल और बन जाता है, जो आप लोगों के खेजड़ली का बलिदान हुआ था, वो खेजड़ली का बलिदान इन्हीं के समय हुआ था। खेजड़ली का बलिदान, खेजड़ली का बलिदान, कभी ध्यान रख, खेजड़ली का बलिदान पूछे आप लोगों से तो इन्हीं के समय हुआ था वो 28 अगस्त 1730 को, 28 अगस्त 1730 को जो खेजड़ली का बलिदान इन्हीं के समय हुआ था, ये जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, अधोलिखित युद्धों को का सही कालानुक्रम क्या है। अधोलिखित जो युद्ध है उनका सही कालक्रम क्या है, सही कालक्रम क्या है। यहां पे युद्ध दे रखे हैं आप लोगों को और उन्हें कह रहा है कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन से, बेटे बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के। मेवाड़, जगत सिंह द्वितीय, नागौर, भगत सिंह, किशनगढ़, करौली, बिल्कुल, गोपीकानेर, जोरावर सिंह, बूंदी, दलेल सिंह, जोधपुर, अभय सिंह, कोटा, दुर्जन सिंह। चला आगे, तो अधोलिखित युद्धों को का सही कालक्रम कौन सा है, जरा देखिए आप लोग। यहां आप तराइन का प्रथम युद्ध की बात करेंगे, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है आपको मालूम है, 1 और 2 हुआ, एक फर्स्ट युद्ध हुआ, एक सेकंड युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ। तो एक 1191 में, एक 1192 में, तो 1191 में वो 1192 में ये हुआ। तो तराइन का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसमें 2 तिथि मिलती है हम लोगों को, एक मिलती है 18 जून और एक मिलती है बेटा 21 जून अपन को। यहां पे हमारे पास ये 18 जून है और नीचे क्या है 21 जून, तो हमारे पास 18 जून और नीचे क्या है 21 जून। 21 जून अलग है, 18 जून अलग है, और 1576 में हुआ। अगर हम हल्दी घाटी के शिलालेख की बात करें और आशीर्वाद श्रीवास्तव की बात करें तो बेटा आप लोगों के 18 जून, और डॉक्टर गोपीचंद शर्मा के अनुसार बात करें तो युद्ध हुआ आप लोगों के 21 जून। क्या बात है, बारिश हो रही है बहुत तेज, कुछ सुनाई नहीं देता, बिल्कुल बारिश का दौर है भाई, है ना, और अंतिम दौर है। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग कहेंगे 18 जून और 21 जून, 18 जून 1576, 21 जून 1576। या बात करें दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध कब हुआ 1582 में, और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ 1544 में। शेरशाह सूरी और किसके मध्य हुआ, मालदेव के मध्य। शेरशाह सूरी कौन बेटा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वह मालदेव के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी वह मालदेव के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी वह मालदेव के मध्य हुआ, है ना। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तराइन का, मतलब 1 हुआ है, इसके बाद हमारे पास हल्दी घाटी का हुआ है, मतलब हमारे पास गिरी सुमेल का हुआ है, तो इसका मतलब 4 हुआ, और उसके बाद हल्दी घाटी। उत्तर ये बनेगा। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, आपको मालूम है बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, हनुमानगढ़ वाले रिकॉर्डेड नहीं है बेटा। जय जवाहर, बिल्कुल राम राम, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लेकिन तुम्हें तो क्या बातें चाहिए ना, और बातें मेरे से होती नहीं है, दिक्कत ये है बेटा, है ना। तुमको तो हाय हेलो कैसे हैं आप लोग, का नाम बताइए, क्या कर रहे हो आप लोग, आपको ये बातें चाहिए बेटा, और वो मेरे से होती नहीं है। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, चिंता मत कर, क्लास लाइव है, ठीक है हनुमानगढ़ वाले। चले बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। दिक्कत है तुमको बेटा बातें चाहिए, वो बातें मेरे से होती नहीं है, क्योंकि बातें करेंगे तो फिर सिलेक्शन कहां से निकलेगा। अगला प्रश्न आपके पास, राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। चलो आंसर दीजिए आप लोग, क्या उत्तर देंगे। घिगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मत्तीरे की राड़ युद्ध और दत्तानी का युद्ध। आंसर आने दीजिए आप लोग, क्या आएगा आपके बीच में। घिगोली का युद्ध आपको मालूम है कब हुआ, 1807 में। 1807 में एक राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर घिगोली का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ बेटा, 1437 में। हाँ ठीक है, 1437 में ये हमारे पास सारंगपुर का युद्ध हुआ, ये हुआ 1437 ईस्वी में। ओके सर। मत्तीरेरी राड़ का युद्ध अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर करण सिंह के मध्य हुआ, ये कब हुआ 1644 में। और हम लोग बात करें दत्तानी का युद्ध हुआ, वो दत्तानी का युद्ध कब हुआ 1582 में, है ना। आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप का सोतेले भाई जगमाल और उनके मध्य हुआ था। तो जगमाल और ध्यान रखिए इसमें मृत्यु हुई थी। मत्तीरा की राड़ युद्ध मत्तीरा की बेल को लेकर हुआ था। घिगोली का युद्ध मारवाड़ के मान सिंह और हम लोग बात करेंगे
कि आपके जयपुर के जगत सिंह के मध्य हुआ था, तो आप लोगों को सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का। तो आप लोग यहां पे 2 नंबर देंगे। इसके बाद कौन सा हुआ? दत्तानी का। उसके बाद 3 और उसके बाद 4। आंसर ये बनेगा सारंगपुर का युद्ध वही युद्ध है जो महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी को पराजित किया, और ध्यान रखें उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 21 जून बदायूं के अनुसार, 18 जून गोपीनाथ शर्मा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। 18 जून है वो डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार और हल्दी घाटी के शिलालेख के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा की बात करेंगे आप लोग तो फिर आप लोगों का उत्तर बनेगा, वो ध्यान रखें, वो आएगा 21 जून आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्टा लिख दिया आपने। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? क्या पद दिया गया था? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य पर क्या पद दिया गया था? देखो, ये दुर्गादास राठौड़ है, ये महाराजा अजीत सिंह, इनकी वजह से गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? महाराजा अजीत सिंह। महाराजा जो अजीत सिंह है, ये इन्हीं की आशीर्वाद से गद्दी पर बैठा, मतलब इन्हीं की मदद से गद्दी पर बैठा। तो ये संरक्षक के रूप में काम किया। बाद में अजीत सिंह ने इन्हें यहां से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो निष्कासित कर दिया तो ये मेवाड़ के महाराणा की शरण में जाएगा, और वो महाराणा है अमर सिंह द्वितीय। बेटा नोट्स में ये गलती है, यहां संग्राम सिंह द्वितीय लिखा है, वो करेक्शन कर लेना, है ना। नोट कर लीजिए, यहां संग्राम सिंह द्वितीय लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन कर लेना अपने ब्रह्मास्त्र नोट्सों में। वो ध्यान किसके पास लेंगे? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास। अब मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय है, इन्हें ध्यान रखे रामपुरा का हाकिम नियुक्त करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? राइट बनेगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर बी आ रहा है, ए आ रहा है। ए कहां है? इसमें हाकिम बनाया भाई, कहां खो रहे हो? और इनकी छतरी है जो छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। इजलास खास का गठन किया गया था, यानी इजलास खास, खास का मतलब क्या होता है कि ये मेरा खास आदमी है, ये तो आम आदमी है। तो इजलास खास का गठन कब किया गया, मतलब किस राजा ने किया, आप लोगों को बताना है। इजलास खास का गठन, इजलास खास का गठन, है ना। तो बताइए, इजलास खास का गठन किया गया, ये कई बार रिपीट हो चुका है। मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। कंजर जाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोल, सही कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आप लोग सबका राइट आंसर है, और हमारा सज्जन सिंह आएगा। क्वेश्चन यहां से कहां गायब हो गया भाई? क्वेश्चन गायब हो, चलो कोई नहीं। तो आंसर क्या है? सज्जन सिंह आएगा। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद का आपने नाम सुना होगा, आप अपना उत्तर दीजिए, मैं कुछ बातें कर रहा हूं। वीर विनोद ने एक पुस्तक लिखी, है ना, और ये देख, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे, ध्यान रखें। और इन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। वीर विनोद जो पुस्तक है वो किसकी है? श्यामल दास की है। और ये वही पुस्तक है बेटा, आप ध्यान रखें, वही पुस्तक है जिसमें कहा गया कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, और 84 में से 32 का निर्माण महाराणा 84 में से, कितने में से? 84 में से, 84 में से 32 का निर्माण, 32 का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। यहां आप लोगों के बिल्कुल 80,000, हालांकि इतना नहीं है, लेकिन संख्या के आंकड़े दे रखे हैं आप लोगों के, बिल्कुल 80 के कहेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? अब देखो, हम सबकी रचनाएं पढ़ते आ रहे हैं, महाराणा प्रताप का दरबार से भी आपके सवाल बनते हैं। तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे, आपको आंसर देना है। एक आपने हेमरतन सूरी की एक रचना पढ़ी होगी आपने, हेमरतन सूरी की, है ना, हेमरतन सूरी की गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई। हाँ बेटा कुंभा, बिल्कुल, गोरा बादल, गोरा बादल, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई। तो गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई, क्या कहा मैंने? गोरा बादल कथा, गोरा बादल कथा, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई हेमरतन सूरी की रचना है। ये भी यही है। और यहां आपका चक्रपाणी मिश्र आएगा, आंसर आपका डी बनेगा। और ध्यान रखें, आप लोगों से इनकी रचनाएं पूछ सकता है बेटा, तो ध्यान रखें आप लोग, रचनाएं आपसे पूछे तो ध्यान रखना, इनकी रचना है मुहूर्त मार्तंड, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। व्यवहार दर्श, व्यवहार दस, विशु वल्लभ, राज तिलक पद्धति। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें आप लोग,
चक्रपाणी मिश्र है और ये हेमरतन सूर्य, गोरा बादल तथा पद्मनी चौपाई इनके समय लिखेगा। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया? सवाल सुनिए, मुगल मेवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया? मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन करवाया है बेटा। गोरा बादल थे ना, ये आपके एक्चुअल में तो ये जो रानी पद्मनी है, पद्मनी का एक चाचा था गोरा और बादल इनका भाई था। तो पद्मनी कहां की थी? सियल द्वीप की थी। तो गोरा बादल है वो दोनों एक चाचा है एक भतीजा है। पद्मनी के भी ये ध्यान रखें एक चाचा है एक भाई है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें आप लोग कि मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया, मैंने आपको बताया। बिल्कुल चुड़ावत जी का जवाब ए आ रहा है। तो आप लोग कहेंगे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बिल्कुल साथ दिया। आपको मालूम है इनके समय औरंगजेब के विरुद्ध एक गठबंधन बना, इनके समय औरंगजेब के विरुद्ध एक गठबंधन बना और वो गठबंधन क्या था आप सबको मालूम है, जिसे हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? सवाल सुनिए आप लोग, निम्न में से कौन सा शासक, निम्न में से कौन शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। देखिए महाराणा अमर सिंह प्रथम की बात करेंगे तो ये 1597 में राजा बना और 1620 तक ये राजा रहा था। करण सिंह की बात करेंगे तो ये 1620 से और 1628 तक राजा रहा था। और यदि हम राज सिंह की बात करेंगे तो 1628 से और 1652, 28 से 1652 तक राजा रहा। तो आप बात करें आप लोग कि महाराणा जगत सिंह किसके पश्चात राजा बना था, तो आपका उत्तर बनेगा करण सिंह के बाद। माफी चाहूंगा ये उल्टा लिख गया, मैं यहाँ पे उल्टा लिख गया, वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये उल्टा लिख गया मैं यहाँ पे। देखिए करण सिंह 1620 से 1628 और फिर 1628 से ये होगा आपके 1597 से 1620। ओके, इसके बाद यहां 1600 आपके महाराणा अमर सिंह प्रथम अच्छा द्वितीय, वापिस आऊंगा महाराणा राज सिंह ये 1652 से 1680 है ना। और जगत सिंह का जो शासन काल है वो 1628 से 1652 रहा है। तो किसके बाद बने थे? तो आप लोग कह देंगे गुरुजी ये करण सिंह के बाद बने थे। आंसर आपका क्या आएगा? एक बनेगा, राज सिंह नहीं आएगा, राज सिंह नहीं आएगा। सुन लीजिए आप लोग, भाई दोबारा बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले राजा महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620, फिर इनका पुत्र करण सिंह 1620 से 1628, फिर राजा बनेगा महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 और फिर राजा बनेगा राज सिंह 1652 से 1680। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? अब ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, यहां पे गुहिल वंश कहां का पूछा है, यहां पे मेवाड़ का नहीं पूछा बेटा। लाइट और नहीं आ रही, गर्मी लग रही है स्टूडियो में भाई, क्या करें। जरा देखिए यहां पे आप लोगों से कहा गया क्वेश्चन ही गायब हो गए यार। चलो आगे बताता हूं इसको, ये कोई इसमें मैटर ज्यादा हो गया इसलिए दिक्कत कर रहा है, इसमें डिलीट हो गई फाइल है। मैं रिपीट कर देता हूं सवाल को, क्या था सवाल जो था हमारे बीच में, वो ये था कि हमारे पास डूंगरपुर में गुहिल वंश के संस्थापक डूंगरपुर, अब डूंगरपुर को आप लोग बांसवाड़ा भी कह सकते हैं, हालांकि वहां डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम बागड़ कह सकते हैं बिना बिंदी वाला। बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक, बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक, बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक, बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक। तो बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक है, ध्यान रखें डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक, वो ध्यान रखें आप लोग, वो कौन था? रावल था सामंत सिंह। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे गुहिलादित्य क्यों नहीं किया? रावल सामंत सिंह है, ये जहां जाते हैं और 1178 ईस्वी में यहाँ के एक राजा होते हैं, उनका नाम है चोर सिमलक। चोर सिमलक को पराजित करके, चोर सिमलक को पराजित करके, चोर सिमलक को पराजित करके, चोर सिमलक को पराजित करके ये यहाँ पे गुहिल वंश की नींव रखते हैं। गया कहां से है? ये गया कहां से है? हाँ गया कहां से बेटा? गया कहां से? ओके, गया कहां से? ध्यान रखे ये बागड़ से गया है, ये मेवाड़ से गए। तो मेवाड़ में एक राजा है जिनका नाम है सामंत सिंह, वो मेवाड़ का सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से पराजित होता है 1177 में, और यही सामंत सिंह कहां पहुंच जाता है? ये सामंत सिंह बागड़ पहुंच जाता है, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा कहते हैं। वहां एक राजा होता है चोर सिमलक, चोर सिमलक को पराजित करके वहां गुहिल वंश की नींव डालता है। राम राम बेटा, कैसे हैं आप टिब्बी वाले? कौन सा गांव है आपका टिब्बी में?
चलिए, अब यहां पे आप कहेंगे गुरुजी गुहिल वंश। अब देखो बेटा, मेवाड़ के गुहिल अलग है, बागड़ के गुहिल अलग है। हालांकि मेवाड़ के गुहिलों से ही बागड़ के गुहिल निकलेंगे 1178 में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, गुहिल वंश की बात करें, अगर इसके आप लोगों से संस्थापक की बात करें तो आप कहते हैं गुरुजी गुहिलादित्य है। संस्थापक की बात करेगा तो कौन है? गुहिलादित्य है। और गुहिलादित्य द्वारा 565-66 ईस्वी में यह नींव रखी गई। अब यह ध्यान रखें, इसका अगर आपसे फिर पूछे कि भाई ऐसे बताइए कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक है, उनका नाम है कालभोज। क्या नाम बेटा? कालभोज। कालभोज को हम लोग बप्पा रावल भी कहते हैं, है ना। तो गुहिल वंश अलग है, गुहिल वंश के संस्थापक अलग है। ठीक है, क्लियर? गुहिल वंश के संस्थापक अलग है, गुहिल वंश के संस्थापक अलग है। तो गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य जो 565-66 ईस्वी में नींव रखेंगे, और गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक है बेटा, तो आप लोग कहेंगे कि कालभोज यानी बप्पा रावल कहते हैं। दूसरा, आप लोगों के डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बागड़ में गुहिल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम रावल सामंत सिंह है। ये यहां के थे, लेकिन कीर्तिपाल चौहान ने अटैक किया तो ये कहां चले गए? बागड़ में। और बागड़ के शासक है चोर सिमलक। चोर सिमलक को पराजित करके, लाइट डाउन कर दो बेटा, हाँ, चोर सिमलक को पराजित करके गुहिल वंश की नींव रखते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये बनेगी आप लोगों के कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी बड़ौदा। उस बड़ौदा को हम लोग क्या कहेंगे? वटपर्दक कहेंगे, वटपर्दक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग कहेंगे यहां से अगला सवाल, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? ये पिछला क्वेश्चन की व्याख्या की है बेटा मैंने, ये आपको पिछला क्वेश्चन की मैंने व्याख्या की है, पिछला क्वेश्चन व्याख्या की है। यहां आप लोगों के जगत सिंह द्वितीय आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? युद्ध किया, विजय प्राप्त की, मालूम है, लेकिन इसे अनिर्णित युद्ध कहा है। जरा देखिए, 1576 में हमारे पास युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं क्योंकि यहां का मिट्टी का जो रंग है वो हल्दी जैसा था, इसलिए इसको कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध किया है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। अब ऊपर तरफ चलेंगे तो हल्दी घाटी के ऊपर तरफ यहां पे खमनोर की पहाड़ियां हैं, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। तो यहां पे एक विद्वान हुए अबुल फजल, ये कह रहे हैं भाई ये युद्ध तो खमनोर की पहाड़ियों में हुआ। तो अबुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा इस युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। नीचे की तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, और आपको मालूम है गोगुंदा से एक नदी का उद्गम होता है, उसे कहता है बेड़च। तो गोगुंदा, ये कहता है कि ये युद्ध गोगुंदा में हुआ, ये कह रहा है बदायूं, इसलिए ये कह रहा है कि ये युद्ध तो गोगुंदा का युद्ध है। ये ध्यान रखें आप लोग, 3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि हल्दी घाटी एक तंग घाटी है, राजसमंद में इसके ऊपर तरफ चलेंगे, है ना। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के ऊपर तरफ चलेंगे तो हमारे पास में कौन से है? खमनोर की पहाड़ी है। तो अबुल फजल कह रहा है कि साहब ये युद्ध तो खमनोर में हुआ, इसलिए इसे खमनोर का युद्ध कह दिया। हल्दी घाटी का युद्ध है, ये कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है इसलिए। और ध्यान रखें नीचे की तरफ गोगुंदा है, बदायूं कह रहा है साहब ये युद्ध हुआ है ना, ये तो गोगुंदा में हुआ, इसलिए इसे गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड के लिए, कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे ध्यान रखें राजस्थान की थर्मोपल्ली भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली भी कहा है, राजस्थान की थर्मोपल्ली। तो राजस्थान की थर्मोपल्ली किसके द्वारा कही? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कभी आपसे पूछे कि इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध किसने कहा है, तो नमस्ते बेटा नमस्ते, ध्यान रखें आप लोग, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हेलो, चले आगे। सर पिछले क्वेश्चन में समर सिंह ऑप्शन में नहीं था, मैं देख लेता हूं उसको। एक बार ऑन कर देना, एक बार ऑन कर दो, अगर फिर दिक्कत करे तो बंद कर देना, ठीक है।
तो सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? बताइए क्या उत्तर बनेंगे आप लोग। उदयपुर का प्रशासन, राम राम बेटा, उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा, ये ध्यान रखें आप लोग, आपको उत्तर बताना है। देखिए आमेर के जगन्नाथ कछावा इनको सौंपा। और एक बात और विशेष कर ध्यान रखें कि हल्दीघाटी युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे, राजपूत सैनिक, उन घायल सैनिकों का उपचार कहां करवाया गया? घायल सैनिकों, किनका? घायल सैनिकों का। घायल सैनिकों का उपचार कहां करवाया गया? घायल सैनिकों का उपचार, तो ध्यान रखें घायल सैनिकों का जो उपचार करवाया गया वो कहां करवाया गया? कोल्यारी गांव में। कौन से गांव बेटा? कोल्यारी गांव। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए घायल सैनिकों का उपचार कहां कराया गया? कोल्यारी गांव में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात बेटा 1516 नहीं आएगा, वो अलग चीज है, वो ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें, किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ का घुइल वंश ईरान के बादशाह नौशेखा खा आदिल का संतान था? देखो मैंने जगन्नाथ लिखा है, तो आप लोगों किसी विद्यार्थी को एक बात और याद आ रही होगी, वो आ रही होगी पृथ्वीराज। किसकी बेटा? पृथ्वीराज। वो पृथ्वीराज जो कछुआ है बेटा, रेगुलर क्लास आप लोगों के 11 बजे आप उपस्थित होंगे। पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछुआ की बात करें तो आप लोगों के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने एक तो क्वेश्चन बनता है कि जो खानवा का युद्ध है, उस खानवा के युद्ध में भाग लिया, वो जगन्नाथ था, खानवा का युद्ध में भाग लिया, खानवा के युद्ध में भाग लिया। और जो तब भाग लिया तो महाराणा सांगा मूर्छित हो गए थे, तो महाराणा सांगा को जो बसवा दोसा लेके यही आए थे, ये भी ध्यान रखें। महाराणा सांगा को बसवा दोसा लाए गए उपचार के लिए। बसवा दोसा, तो बसवा दोसा जहां सांगा का चबूतरा बना हुआ है, तो ध्यान रखें ये पृथ्वीराज है। और वहां पे कौन आएगा? वो ध्यान रखें वहां पे आप लोग जगन्नाथ है। हाँ बेटा सर ने उसमें वो कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा आप लोग क्या लिख रहे हैं। चौधरी साहब दोबारा बात को रिपीट करें आप लोग। हाँ मुझे दोबारा रिपीट कीजिए, अगर कहीं क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे बताइए। चलो मैं देखता हूं क्या कह रहे हो आप लोग, मुझे बताइए मैं क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। कहाँ गया क्वेश्चन आपका? कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हो बेटा आप लोग? एक बार रिपीट कीजिए मुझे, कितना नंबर क्वेश्चन था? कितना नंबर क्वेश्चन था वो मुझे रिपीट कीजिए एक बार। सर जी क्वेश्चन नंबर 42 देखो एक बार, 42 एक्चुअली डिलीट हो गया था वो क्वेश्चन यहां से किसी कारण से। 42 चल देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग। चल देखते हैं कौन सा महाराज जगत सिंह के पश्चात। ओके ओके ठीक है। जगत सिंह के पश्चात पूछा है ना, तो पहले बनाया करण सिंह है ना। तो आप लोगों को यहां मैंने पूरा शासनकाल बता दिया है, तो आप बिल्कुल महाराणा राज सिंह आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमने एक एक आप लोगों से बात कर ली है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अगर मिस्टेक से हमें गलत चिन्हित हो रहा है तो आपको मैंने एक एक सन लिख दिया है, बाय मिस्टेक हुआ है ये। तब आपको मैंने महाराणा जगत सिंह का शासनकाल 1628 से 1652 बता दिया है, करण सिंह का 1620 1628, 1628 से 1652 जगत सिंह का, और 1652 से 1680। मेरे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुई है, मैंने पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन में पश्चात पूछा है और पश्चात पूछा था, आपका उत्तर महाराणा राज सिंह बनेगा। क्लियर? एक एक का मैंने शासनकाल लिखा है, तो आप लोगों को यहां दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ अब आपका? चलिए यहां पूछे आप लोगों से बात कर रहे थे हम लोग कि खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछुआ था, और ये पृथ्वीराज वो था जिन्होंने अपने 12 पुत्रों को 12 भागों में डिवाइड कर दिया। और 12 पुत्र थे, आमिर को 12 भागों में बांट दिया, और 12 भागों में बांटा तो आमिर को उस समय हम लोग 12 कोठड़ी के नाम से जानते थे। ये कभी पूछे आप लोगों से कि आमिर को 12 कोठड़ी के नाम से, 12 कोठड़ी के नाम से, यानी 12 पुत्रों को पृथ्वीराज ने 12 भागों में बांट दिया, और वही पृथ्वीराज है। अगर आपको याद नहीं है बता दूं, ये भारमल के पिताजी थे, भारमल के पिताजी। तो जगन्नाथ कछावा का संबंध है वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध है ना, और पृथ्वीराज कछावा का संबंध है वो ध्यान रखें वो महाराणा सांगा के पक्ष में है। क्लियर? ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपन चर्चा कर ली उस पर। तो यहां पे उत्तर बनेगा अबुल फजल। और अबुल फजल ने, आपको याद है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। जरा देखिए,
उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता है? उदय सिंह की कौन सी रानी है जिसे भटियाणी के नाम से जाना जाता है? जरा सुनिए आप लोग। साहब आपको मालूम होगा, मैंने पीछे चर्चा की थी आप लोगों से, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह एक राजा है, महाराणा प्रताप जी के पिताजी हैं। महाराणा उदय सिंह के रानियों की कोई कमी नहीं थी। एक रानी का नाम था जिनका नाम था जयवंता बाई, और जयवंता बाई के गर्भ से जन्म में उनका नाम है महाराणा प्रताप। जयवंता बाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ बेटा? महाराणा प्रताप का हुआ। जयवंता बाई के गर्भ से जन्म महाराणा प्रताप का हुआ, है ना, महाराणा प्रताप का हुआ। और धीर बाई है, इस धीर बाई को हम लोग रानी भटियाणी भी कहते हैं। ये धीर बाई को हम लोग क्या कहते हैं? रानी भटियाणी भी कहते हैं। धीर बाई को रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है। धीर बाई को रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है। इनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा उनका नाम जगमाल है। अब जगमाल का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, ये जगमाल वो है जिसे उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, है ना। क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित। नोट डाल दीजिए कि ये छोटे थे जगमाल, लेकिन अंतिम समय महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, अंतिम समय उत्तराधिकारी घोषित किया जगमाल। तो आप लिखेंगे कि गुरुजी अंतिम समय में उत्तराधिकारी घोषित किया, अंतिम समय में उत्तराधिकारी घोषित किया, अंतिम समय में उत्तराधिकारी घोषित किया, अंतिम समय में उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? जगमाल को। और वही जगमाल है जिसे सिरोही का आधा राज्य दिया गया था, है ना। तो आप लोगों के यहां आंसर बनेगा धीर बाई। और एक और है, आपको याद हो, शक्ति सिंह, वो भी महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे। तो यहाँ पे धीर बाई के पुत्र जिन्हें रानी भटियाणी कहते हैं, उन्हें का पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, और ये जगमाल को यहां से भगाया गया तो ये अकबर की शरण में गया, और अकबर के द्वारा इन्हें सिरोही का आधा राज्य दिया गया था। जाजपुर की जागीर दी गई थी, याद है आप लोगों को, और आंधी की जागीर दी गई थी, और एक दत्तानी का युद्ध लड़ेंगे। उस दत्तानी के युद्ध में ये क्या होंगे? ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। आगे देखिए, मारवाड़ का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस महाराणा ने विजयपुर की जागीर देकर रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया? मैंने आपसे बात की थी, ये दुर्गादास राठौड़ जिसे हम राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं इन्हें, मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मारवाड़ का उद्धारक। तो मारवाड़ का उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, है ना। अणबिंदिया मोती कहते हैं, अणबिंदिया मोती कहते हैं। तो राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का उद्धारक, और हम इसे क्या कहते हैं? अणबिंदिया मोती कहते हैं। तो ये जो दुर्गादास राठौड़ है, इसे अजीत सिंह इन्हीं की मदद से राजा बना था, और अजीत सिंह ने इनको ही निष्कासित कर दिया था। तो ये कहां गए बेटा? मेवाड़ चले गए। कहां चले गए? मेवाड़। बिल्कुल आपका उत्तर क्या बन रहा है? यहां एक करेक्शन है बेटा, मैं सभी से माफी चाहता हूं कि ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय अपने नोट्स में लिख दिया गया, ये नहीं आएगा, ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास जाएगा। ये गलती से अमर सिंह द्वितीय के बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय राजा बनेगा, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय नहीं आएगा, नोट्स में करेक्शन कर लेना बेटा आप। यहां महाराणा अमर सिंह द्वितीय आएगा। वही महाराणा अमर सिंह द्वितीय है। मैं याद दिलाऊं आपको, आपने कभी देबारी समझौता पढ़ा हो तो देबारी समझौता है, वो देबारी समझौता 3 रियासतों के मध्य हुआ था 1707-8 में, वही अमर सिंह है। और ध्यान रखें, ये जो दुर्गादास राठौड़ है, कभी आपसे पूछा जाए तो इनका ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, इनकी जो छतरी है, क्या है? छतरी। तो छतरी कहां है? ये उज्जैन में है, उज्जैन में। और उज्जैन में कहां है? क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे ध्यान रखें, इनकी छतरी है। तो यहां पे उत्तर बनेगा आप लोगों का महाराणा अमर सिंह द्वितीय। ओके बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल 1707-8 वाला। हाँ चले आगे बेटा, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब तुम थोड़ा सा क्लास को शेयर वगैरह करें और थोड़ी संख्या बढ़ाए, तो मैं इस क्लास की टाइमिंग 2.5 से 3 घंटा कर दूंगा, और वैसे करूंगा मैं इसकी। आगे बात करते हैं, लेकिन एक बार आप जुड़ जाएं, पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करवा दूंगा 1 महीने में। मेवाड़ के किस महाराणा ने मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी बुर्ग के साथ मिलकर 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई? देखो, डाकन प्रथा का मतलब हो गया अशुभ महिला, डाकन प्रथा का, ठीक है, क्लियर। डाकन प्रथा, डाकन प्रथा एक अशुभ महिला, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी, एक अंधविश्वास। जैसे कोई महिला का विवाह होके आया परिवार में, और उस परिवार में कोई मौत हो गई, अशुभ कार्य हो गया, तो बोले साहब ये डाकन है, ये खा गई, ऐसा कहते हैं आज भी, अरे डाकन तू खाएगी क्या? तो वो डाकन शब्द है, बहुत बड़ा अंधविश्वास होता था, और मेवाड़ में इसका बहुत प्रचलन था। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह का
शासनकाल एक अच्छा काल माना जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। अब बेटा महाराणा स्वरूप सिंह से क्या क्या सवाल बनता है देखो। एक तो ये 1857 की क्रांति के समय, 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 ये ध्यान रखें यहाँ के शासक थे। दूसरा पॉइंट बनता है कि जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, वो 9वीं मंजिल पर एक बार आकाशीय बिजली गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने के कारण वो 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब टूट गई। आकाशीय बिजली गिरने के कारण वो 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। तो विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है। मूल स्वरूप मतलब स्वरूप सिंह, जरा सुनिए आप लोग, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा ने बनाया, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। 9वीं मंजिल किसका? 9वीं मंजिल, 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण। तो 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। तो 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वरूप सिंह द्वारा। और तीसरा पॉइंट बनता है स्वरूप सिंह का कि इनके द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई, है ना। 3 क्वेश्चन स्वरूप सिंह वाले बहुत अच्छे बनते हैं। स्वरूप सिंह 1857 क्रांति के समय राजा था, जो नीमच से अंग्रेज भागे उन्हें पिछोला झील में ठहराया था। इसके बाद बात करेंगे विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी आकाशीय बिजली गिरने के कारण और क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण कह दीजिए, या आप लोग विजय स्तंभ जो 1440 से 48 के बीच में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया, वो उसके 9 मंजिला, 9वीं मंजिल, बिल्कुल हाँ सती हुई थी, सही कह रहे हैं आप लोग, ये भी बिल्कुल। आगे स्वरूप शाही बिल्कुल सिक्के चलाए थे। और मेवाड़ के इतिहास का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। मेवाड़ के किस महाराणा ने अपने राज्य में मौलवी अब्दुल रहमान खां को पुलिस सुप्रीडेंट नियुक्त किया था? कौन से महाराणा है आप दीजिए आंसर, इन्हें पुलिस सुप्रीडेंट नियुक्त किया था? पुलिस सुप्रीडेंट नियुक्त किया था, जरा सुनिए। देखो महाराणा फतेह सिंह का अपना रोल है। महाराणा फतेह सिंह में 2 बातें जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन है, कौन सा बेटा? बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन किसके समय शुरू हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ, वो शुरू किसके समय हुआ? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय। और कभी आपसे पूछे कि बताइए ये बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त किसके समय हुआ, तो आप कहेंगे सर बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त। ऐसे सवाल बनेंगे आप लोगों के, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो समाप्त हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ, वो ध्यान रखें, वो भूपाल सिंह के समय शुरू समाप्त हुआ। स्वरूप सिंह पढ़ चुके हम लोग, यहां पे आप लोगों का उत्तर बनेगा महाराणा सज्जन सिंह। फतेह सिंह वो है जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे 1903 में, पहली सत्य, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है हाँ। तो ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो आपको मालूम होगा विजय सिंह पथिक द्वारा चेतावनीराज चुंगटिया भेंट किया था, और चेतावनीराज चुंगटिया भेंट किया तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए और वो गोपाल सिंह खरवा के द्वारा पहुंचाए गए। तो ध्यान रखें इनका संबंध चेतावनीराज चुंगटिया से है, चेतावनीराज चुंगटिया, चेतावनीराज चुंगटिया जो कि केसरी सिंह बारेट ने डिंगल में लिखे थे। डिंगल में 13 सोरठे थे, उन 13 सोरठों में मेवाड़ का स्वाभिमान था, और ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है, वो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे 1903 में, और गोपाल सिंह खरवा के द्वारा इनको भेंट किए गए थे यहाँ पे 13 सोरठे, और इन्हें पढ़ के इनका स्वाभिमान जाग उठा और ये दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, वापिस लौट के आ गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अच्छा प्रश्न आप लोगों को और बताइए कैसे मेवाड़ का इतिहास आपका कंप्लीट बेटा। मेवाड़ का इतिहास आपके 2 सेक्शन में गया है और दोनों सेक्शन में आपके कंप्लीट हुआ।